सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ स्टीरियो केमिस्ट्री फॉर पीएससी फर्स्ट ईयर। हमारा जो चैप्टर है स्टीरियो केमिस्ट्री, उसको मैंने इसी वीडियो में पूरा कंपाइल कर दिया है, सारे टॉपिक्स मैंने ऐड कर दिए हैं। तो आपको बस कुछ नहीं करना है, आपको ये इस वीडियो पूरा एंड तक देखना है। और अगर और अच्छा एक्सपीरियंस चाहिए और टाइम बचाना चाहते हो तो 1.5x या फिर 2x में करके देख सकते हो, ठीक है। सो गाइस, एंजॉय द वीडियो, और अगर वीडियो अच्छा लगे इसको लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इसी तरह के और यूज़फुल वीडियोस के लिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। स्टीरियो केमिस्ट्री में सबसे पहला हमारा जो टॉपिक रहता है वो है हमारा आइसोमरिज्म, ठीक है। आपने क्लास 11-12 में पढ़ा ही होगा आइसोमर क्या होता है। ऐसे कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहता है पर उसकी फिजिकल या फिर केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट रहती है। इतना हमने पढ़ लिया, हमें समझ में आया तो ठीक है, नहीं आया तो कोई बात नहीं। हमने इतना पढ़ा, फिर हमने इसके टाइप्स भी पढ़े। फिर उसके बाद जब हमने इसके टाइप्स पढ़े तो क्लास 11-12 में हमने पढ़ा दो टाइप्स। आइसोमर्स के दो टाइप्स होते हैं, स्टीरियो और एक स्ट्रक्चरल, ठीक है। जिसमें से हमने बेसिकली फोकस किया स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म के ऊपर, जिसमें से हमने उसमें पढ़ा था पोजीशन आइसोमरिज्म, चेन, रिंग, फंक्शनल, मेटामरिज्म और टॉटोमरिज्म। इतने सारे हमने क्लास 11th और 12th में पढ़े, ठीक है। और ये वाला पार्ट में हमने सिर्फ ये पढ़ लिया कि स्टीरियो आइसोमरिज्म करके भी कोई चीज़ होती है, ठीक है, क्योंकि ये उतना फेमस या फिर उतना इंपॉर्टेंट नहीं था क्लास 11-12 के बेस के लिए। अब लेकिन बीएससी फर्स्ट ईयर में ऐसा हो गया है कि ये चीज़ हमने पढ़ ली है तो ये चीज़ हो गई है अब इससे क्वेश्चन नहीं आते। अब आते हैं क्वेश्चन सिर्फ ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म से। इसमें से ही निकलते हैं बहुत सारे नए टर्म्स निकलते हैं। एनैंशियोमर हो गया, डाइस्टीरोमर्स हो गया, होमोमर्स हो गया, ये सब क्या है आज बारीकी से डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो गाइस देखो, तो यही है ओवरव्यू पूरा। आइसोमरिज्म दो टाइप के होते हैं, स्ट्रक्चरल और स्टीरियो, ठीक है। ये स्ट्रक्चरल का टाइप्स है और ये स्टीरियो का टाइप है। अब बात करते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म और स्टीरियो आइसोमरिज्म में डिफरेंस क्या होता है। सबसे पहले तो आपको डिफरेंस पता रहना चाहिए आखिर ये है क्या। सो गाइस, मेन डिफरेंस की अगर बात करें तो वो डिफाइन से ही क्लियर हो जाता है, ठीक है। स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म में सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रहता है, इसमें भी सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रहता है, पर स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म में डिफरेंट स्ट्रक्चर रहता है, जबकि स्टीरियो आइसोमर्स में हमारा सेम ही स्ट्रक्चर रहता है। बस वहाँ पे डिफरेंस ये आता है कि हमारी जो एटम रहता है उसके अरेंजमेंट डिफरेंट रहती है या फिर उसका स्पेस में अरेंजमेंट डिफरेंट रहता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास कोई एटम मान लो ऐसे सामने लगा है और ये लगे तो इसी रहेगा, इसी बॉन्ड से रहेगा, पर वो उसका स्पेस में मतलब कि उसका अरेंजमेंट डिफरेंट हो जाएगा। वो अभी इस एंगल में है, वो अब बाद में इस एंगल में हो जाएगा। बस इतना ही डिफरेंस रहता है स्टीरियो आइसोमर। स्टीरियो आइसोमर के हमारे मेनली दो टाइप्स रहते हैं जो हमें बीएससी फर्स्ट ईयर में पढ़ना है, कन्फर्मेशनल और कन्फिग्रेशनल। पढ़ते हैं कन्फर्मेशनल के ऊपर। तो यहाँ पे कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म में आपको सिर्फ एक ही चीज़ पे फोकस करना है, वो है हमारा बॉन्ड रोटेशन, ठीक है। अभी मेरा मान लो ये मेरा हाथ और शोल्डर बॉन्ड है, ठीक है। यहाँ पे एक कार्बन लगा है, यहाँ पे एक कार्बन लगा है, तो अब मेरा कार्बन ये बॉन्ड रोटेट हो रहा है, कुछ ना कुछ एंगल से रोटेट हो रहा है। इसी को बोलते हैं हम कन्फर्मेशनल आइसोमर्स, जिसमें बॉन्ड का रोटेट हो, ठीक है। बॉन्ड का रोटेशन को ही हम बोलते हैं कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म। उसको देखते हैं एक एग्जांपल से। ये हमारे पास एग्जांपल इथेन का C2H6, ठीक है। इथेन के दो तरह के हमें टाइप्स मिले जब हमने उनके बॉन्ड को रोटेट किया, ठीक है। तो ये CH3 ग्रुप है, CH3 C2H6 ग्रुप है, ठीक है, जिनमें ये दोनों कार्बन आपस में एक बॉन्ड से जुड़े हैं, वही आपस में जुड़े हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक एक हाइड्रोजन से जुड़ा है। सामने वाला कार्बन को मैंने ये बड़े वाले गोले से दर्शाया है और पीछे वाले कार्बन को मैंने ये छोटे गोले से दर्शाया है। तो सामने वाले ये साइड व्यू आप देख रहे हो और ये फ्रंट व्यू है, ठीक है। तो सामने वाला मेरा कार्बन ऐसे लगा है, ठीक है, और सामने वाले कार्बन के जस्ट 90 डिग्री में लगा है मेरा एक हाइड्रोजन, ठीक है, और उसके जस्ट 60 डिग्री में लगा है एक और हाइड्रोजन, और उसके दूसरे 60 डिग्री में लगा है एक और हाइड्रोजन, ठीक है। और पीछे वाला जो मेरा कार्बन था, ठीक है, पीछे वाले कार्बन के ऊपर दोनों ऊपर 60 डिग्री में लगे हैं एक एक हाइड्रोजन, और नीचे एक लगा है एक हाइड्रोजन, ठीक है। ये साइड व्यू है और ये फ्रंट व्यू है, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब ये कहना ये चाह रहा हूँ कि सारे हाइड्रोजन आपस में 60 डिग्री के गैप में है, ठीक है, या फिर सारे हाइड्रोजन कुछ ना कुछ गैप में है, सब एक अलग से दिख रहे हैं, ठीक है। तो इस कन्फर्मेशन को हम बोलेंगे स्टैगर्ड कन्फर्मेशन, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखो तो सामने वाला जो कार्बन है उस पे 3 हाइड्रोजन अगर ऐसे लगे हैं, ठीक है, इस कन्फर्मेशन की बात कर रहा हूँ, तो पीछे वाले हाइड्रोजन में भी 3 हाइड्रोजन उसके जस्ट पीछे लगे हैं, ठीक है। बस मैं ऐसे दिखा नहीं सकता, इसीलिए मैं जस्ट थोड़ा सा बना दे रहा हूँ थोड़ा सा गैप में, पर ये एक के पीछे एक है, मतलब कि ये एक्लिप्स फॉर्म में है। एक्लिप्स मतलब ग्रहण। ये मान लो सामने वाला है, ये पीछे वाला है, तो जस्ट उसके ऊपर है सामने वाला, ठीक है। जब इस तरह का कन्फर्मेशन आता है एक के ऊपर एक वाला, तो उसको बोलते हैं एक्लिप्स या फिर ग्रहण। ग्रहण इसी से आया है, मतलब एक्लिप्स वर्ड ग्रहण का इसी से बना है, एक्लिप्स फॉर्म तो यहीं से आया है, ठीक है। तो मतलब आपको दो तरह के कन्फर्मेशन मिलते हैं
जो हमें बॉन्ड रोटेट करके दो तरह के टाइप्स मिलते हैं, उसको हमने बोल दिया है, एक को बोल दिया स्टैगर्ड, जिसमें दोनों बॉन्ड दिखते हैं। मतलब ये हो गया मेरा स्टैगर्ड कन्फर्मेशन और ये हो गया मेरा एक्लिप्स कन्फर्मेशन। ठीक है, एक बार फिर से, ये हो गया मेरा स्टैगर्ड, आप देख सकते हो इनमें सब हाइड्रोजन दिख रहे हैं, और ये हो गया मेरा एक्लिप्स जिसमें एक के पीछे एक हाइड्रोजन छुप गया है। ठीक है, तो गाइस कहने का मतलब यही है कि देखो ये मेरा पीछे वाला कार्बन था, ठीक है, और ये मेरा सामने वाला कार्बन था। इसको मैंने अगर ऐसे किया है, देखो, तो ये हो गया मेरा एक्लिप्स कन्फर्मेशन। इसको मैंने हल्का सा रोटेट कर दिया, ये देखो ये बॉन्ड है मेरे पास, ये मान लो इसके बीच में कोई लाइन है, अब मैंने हल्का सा इसको रोटेट कर दिया तो ये हो गया स्टैगर्ड कन्फर्मेशन। ठीक है, अब मैंने फिर से इसको वापस रोटेट कर दिया तो ये हो गया एक्लिप्स कन्फर्मेशन। मतलब कि बॉन्ड का रोटेशन हो रहा है, इन लोग के बीच में मान लो एक इमेजिनरी लाइन है जिससे हम रोटेट कर पा रहे हैं। ठीक है, बॉन्ड का रोटेशन को ही हमने कहा है कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म। बात करते हैं कन्फिग्रेशनल आइसोमर्स की। ठीक है, तो उसमें हमने बॉन्ड रोटेशन पे फोकस दिया था, इसमें हमने बॉन्ड ब्रेकिंग या फिर रीफॉर्मिंग, ठीक है, बॉन्ड का टूटना या फिर बनने में हम इसमें ज़्यादा फोकस देंगे। ठीक है, इसके बेसिकली दो सब टाइप्स हैं, पहला है हमारा ज्योमेट्रिकल और दूसरा है ऑप्टिकल। तो बढ़ते हैं पहले ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को हम समझेंगे एक एग्जांपल की मदद से, 1,2 डाइक्लोरोइथीन। ठीक है, इसके बेसिकली दो फॉर्म्स रहते हैं। अगर आपको ये नहीं देखना है तो पहले मैंने सिर्फ एक इथीन बना दिया था, एक H, एक Cl और एक Cl। ठीक है, अब मुझे इसका ऐसे रखना है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम रहे और स्ट्रक्चरल फार्मूला भी सेम रहे, बस इसका अरेंजमेंट मेरे को बिगाड़ना है। ठीक है, मतलब इस साइड भी एक Cl रहे, एक Cl रहे, इस साइड भी एक Cl रहे, तो मैं ऐसे कर सकता हूँ, इसका स्ट्रक्चर ऐसे बना सकता हूँ कि Cl ऊपर कर सकता हूँ, H नीचे कर सकता हूँ, यहाँ पे Cl वैसे ही रहेगा। ठीक है, और H ऐसे रहेगा। तो मैंने क्या किया, ये जो बॉन्ड था, ठीक है, ये जो बॉन्ड था इसको मैंने तोड़ा और ऊपर लगा दिया, और इस हाइड्रोजन के बॉन्ड को मैंने तोड़ा और नीचे लगा दिया। तो यही हमारा कन्फिग्रेशनल आइसोमर्स का एग्जांपल। ठीक है, जहाँ पे बॉन्ड को तोड़ते हैं और जोड़ते हैं, उस तरह के आइसोमर को बोलते हैं कन्फिग्रेशनल आइसोमरिज्म। ठीक है, और जहाँ पे सिस और ट्रांस आ जाता है, जहाँ पे देखो ऊपर दोनों सेम ही साइड लगा है तो ये हो गया सिस, और यहाँ पे ऊपर अलग ग्रुप लगा है, नीचे अलग ग्रुप लगा है तो ये हो गया ट्रांस। तो जहाँ पे सिस और ट्रांस की बात आ गई वो हो गया हमारा कन्फिग्रेशनल आइसोमर में ही ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ठीक है, यहाँ पे एक सबसे बड़ी बात ये है कि ये दोनों आइसोमर्स आपस में सुपर इम्पोज नहीं कर सकते। मतलब कि अगर मैं ये वाला आइसोमर का इसके ऊपर रखूँ तो ये साइड तो मेरा सुपर इम्पोज करेगा, मतलब H के ऊपर H आ जाएगा, Cl के ऊपर Cl आ जाएगा, पर इस साइड में मेरे को प्रॉब्लम होगी। यहाँ पे Cl के पास H आएगा और H के पास Cl आएगा। तो ऐसे आइसोमर जो आपस में सुपर इम्पोज नहीं करते वही कहलाते हैं स्टीरियो आइसोमर। ऑप्टिकल आइसोमर को समझते हैं एक एग्जाम्पल की मदद से, 2-क्लोरोब्यूटेन। ठीक है, तो यहाँ पे हमने अभी तक ये पढ़ा है कि कार्बन के 4 बॉन्ड रहते हैं, चारों बॉन्ड ऐसे ही हमने बना देते हैं, एक में Cl जोड़ दिया, एक में C2H5, एक में CH3 और एक में H। ठीक है, पर यहाँ पे अब BSc के लेवल में ऐसा हो गया है कि अब आपको थोड़ा एडवांस पढ़ना है। तो होता ये है कि दो हमारे जो बॉन्ड रहते हैं वो सिर्फ ऐसे ही बना देते हैं हम बॉन्ड, मतलब कि दो बॉन्ड हो गए प्लेन में। फॉर एग्जांपल ये बोर्ड मेरा ही प्लेन है। ठीक है, तो ये कार्बन यहाँ पे बना हुआ है, अब कार्बन के एक बॉन्ड में लग गया C2H5 और दूसरे बॉन्ड में लग गया Cl, तो दो बॉन्ड तो हमारे प्लेन में ही बनेंगे। एक बॉन्ड बनेगा बोर्ड के आगे, मतलब ऐसे आपकी तरफ, ठीक है, और एक बॉन्ड बनेगा बॉन्ड के पीछे। तो जो आगे बनता है बॉन्ड उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एबो से या फिर इस तरह के ट्राइंगल से। ठीक है, और जो हमारे बॉन्ड के पीछे बनता है बिलो मतलब पीछे, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डैश डैश से। ठीक है, तो ये H हमारा बोर्ड के आगे है और CH3 हमारा बोर्ड के पीछे है। तो हमने एक कंपाउंड लिया 2-क्लोरोब्यूटेन, जहाँ पे दो बॉन्ड मैंने प्लेन में बनाए। ठीक है, एक बॉन्ड आपके सामने और एक बॉन्ड बोर्ड के पीछे, मतलब एक बॉन्ड बोर्ड के आगे और एक बॉन्ड बोर्ड के पीछे। जैसे ही मैंने इसका वो लिया, मिरर लिया, ठीक है, मिरर लिया, ठीक है, मिरर इमेज मैंने इसकी निकाली तो ये कुछ ऐसे आई, इसकी मिरर इमेज। फिर मैंने ये मॉलिक्यूल और इस मॉलिक्यूल को आपस में एक के ऊपर एक रख के देखा, तो मेरे को ये पता चला ये दोनों एक के ऊपर एक नहीं रखा रहे हैं। ठीक है, C2H5 रख जा रहा है, C रख जा रहा है, बाकी सारे बॉन्ड्स नहीं रख पा रहे हैं। तो ऐसे ही हम आइसोमर्स को बोलते हैं, इस तरह के आइसोमर जो आपस में सुपर इम्पोज नहीं हो पाते हैं। ठीक है, अगर ये एक के ऊपर एक रखा जाते तो वो सुपर इम्पोज हो जाते हैं। ठीक है, अब ये एक के ऊपर एक नहीं रखा पा रहे हैं तो मतलब ये सुपर इम्पोज नहीं है, तो ये हो गया मेरे स्टीरियो आइसोमर। ठीक है, अब ऑप्टिकल आइसोमर मतलब क्या, तो ऑप्टिकल आइसोमर्स मतलब सिर्फ एक ही चीज़ रहती है कि इन दोनों में से मैंने कोई सा भी आइसोमर लिया, उसको मैंने प्लेन पोलराइज लाइट को में डाला। ठीक है, जैसे ही मैंने उसको प्लेन पोलराइज लाइट में डाला तो प्लेन पोलराइज लाइट का एंगल है वो क्लॉकवाइज चेंज हो गया, या फिर उसने प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया। ठीक है, आइसोमर ने, तो उस तरह के आइसोमर को मैं बोलूँगा डेस्ट्रोरोटेटरी, या फिर मैं उसको डी से रिप्रेजेंट करूँगा या फिर प्लस साइन से। अगर उसी आइसोमर ने प्लेन पोलराइज लाइट को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया, ठीक है, ये हो गया क्लॉकवाइज और ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज।
अगर उसने क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया तो उसको मैं डी डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोलूँगा या फिर प्लस साइन से डिनोट करूँगा आइसोमर को। अगर उसने एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया तो उसको एल लेवो रोटेटरी बोलूँगा या फिर उसको माइनस साइन से डिनोट करूँगा उस आइसोमर को। तो इसी तरह के आइसोमर जो कि प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर देते हैं क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज, उस तरह के आइसोमर को हम बोलते हैं ऑप्टिकल आइसोमर। इस तरह के आइसोमर को हम अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, सिर्फ ये आज इंट्रो वाला पार्ट था इसीलिए इतना भी समझ लो, ठीक है। तो सबसे हमारे पास दो तरह की लाइट होती है, एक तो होती है हमारे पास ऑर्डिनरी लाइट जो कि वाइट कलर की रहती है, ठीक है। वाइट कलर की लाइट में बहुत सारे वेवलेंथ रहते हैं, बहुत सारे कलर रहते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा जैसे ही ये वाइट कलर की लाइट है, इसको हमने प्रिज्म से पास किया तो ये अलग अलग कलर में स्कैटर हो जाती है, अलग अलग विब्ग्योर, ठीक है, VIBGYOR। तो मतलब 7 कलर में ये स्कैटर हो जाती है। तो मतलब वाइट लाइट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 7 लाइट्स, ठीक है, इतना समझ सकते हैं। इसमें बहुत सारे अलग अलग वेवलेंथ की लाइट रहती है, तो इस तरह की लाइट को हम लोग बोलते हैं ऑर्डिनरी लाइट, ठीक है, जिसमें बहुत सारे वेवलेंथ का मिक्सचर रहता है। अब बात करते हैं मोनोक्रोमैटिक लाइट के बारे में, ठीक है। मोनोक्रोमैटिक लाइट ये वर्ड आपने बहुत ही सुना होगा, पर इसका मतलब अगर नहीं पता है तो आज पता चल जाएगा, ठीक है। ऐसी लाइट जिसमें सिर्फ एक ही वेवलेंथ हो, ठीक है, वो होती है हमारी मोनोक्रोमैटिक लाइट, ठीक है। मतलब कि ऐसी लाइट जिसमें सिर्फ एक ही वेवलेंथ प्रेजेंट हो और कोई वेवलेंथ प्रेजेंट नहीं हो। मतलब कि जैसे ऑर्डिनरी लाइट है, इसमें 7 वेवलेंथ 7 कलर प्रेजेंट है, ठीक है। पर मोनोक्रोमैटिक लाइट ऐसी लाइट होती है जिसमें सिर्फ एक ही तरह का वेवलेंथ हमें मिलता है, ठीक है, बाकी वेवलेंथ नहीं मिलता। बढ़ते हैं हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट के ऊपर, ठीक है। तो हमारे पास ऐसी लाइट रहती है जिसमें एक ही डायरेक्शन में सारी बीम निकलती है। मतलब कि एक ग्रुप ऑफ लाइट का बीम निकलता है सिर्फ एक ही डायरेक्शन में, बाकी डायरेक्शन में नहीं निकलता। जैसे कि ये मान लो ऑर्डिनरी लाइट है जो कि चारों डायरेक्शन में, चारों हर प्लेन में, मतलब जितने प्लेन है मान लो चारों डायरेक्शन में या फिर 6 डायरेक्शन या फिर 8 डायरेक्शन में एकदम अलग से स्कैटर हो रही है अच्छे से। जैसे हम ट्यूबलाइट जलाते हैं तो वो हर डायरेक्शन में उसका प्रकाश फैलता है, पर जो हमारी प्लेन पोलराइज्ड लाइट रहती है वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में या फिर एक ही प्लेन में प्रकाश फैलाती है, बाकी जगह नहीं फैलाती। इसका बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है लेज़र लाइट, ठीक है। लेज़र लाइट आपने बचपन में जरूर खेला होगा उससे, ठीक है। तो आप पता रहता है जैसे ही आप चालू करते हो तो बस एक ही पॉइंट में बस रहती है, तो वो जो बीम रहती है, लाइट की बीम रहती है, सिर्फ एक ही पॉइंट में मारती है बीम और इसका प्रकाश फैलाती है सिर्फ उसी इतनी ही जगह में, बाकी जगह में नहीं फैलाती। जबकि हमारी जो ऑर्डिनरी लाइट रहती है वो चारों साइड में प्रकाश फैलाती है। फॉर एग्जांपल आपके घर में ट्यूबलाइट लगी होगी, CFL के बल्ब लगे होंगे, ठीक है। जो भी हमने अच्छे से पढ़ लिया कि कितने तरह की लाइट होती हैं, तो अब हमें आगे समझने में आसानी होगी। अब बढ़ते हैं हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म अपने मेन टॉपिक के ऊपर, ठीक है। तो हम जब नॉर्मल लाइट को, ठीक है, हमारे पास जब नॉर्मल लाइट रहती है फिर हम उसको किसी ऑप्टिकल डिवाइस से पास करते हैं। फॉर एग्जांपल ऑप्टिकल डिवाइस है मेरे पास मान लो निकोल प्रिज्म, ठीक है। तो वो जो रहती है ऑप्टिकल डिवाइस से जब हम नॉर्मल लाइट को पास करते हैं तो देखो अभी ये जो हमारी लाइट है ये सारे प्लेन में वाइब्रेट कर रही है, ठीक है, मैटर के साथ। तो ये जो हमारा निकोल प्रिज्म रहता है ये बोलता है लाइट को कि नहीं तू सारे डायरेक्शन में वाइब्रेट नहीं करेगी, तू सिर्फ एक ही प्लेन में या फिर एक ही डायरेक्शन में वाइब्रेट करेगी। तो इसीलिए और बाकी जो डायरेक्शन की जो लाइट रहती है ये उसको रिफ्लेक्ट कर देता है, सिर्फ एक ही जो हमारी डायरेक्शन की लाइट रहती है या फिर एक ही प्लेन की लाइट रहती है उसको बस पास करने देता है। तो मतलब कि यही हमारा काम रहता है निकोल प्रिज्म का, कि नॉर्मल लाइट को जैसे ही हम पास करते हैं निकोल प्रिज्म या फिर किसी भी ऑप्टिकल डिवाइस में तो वो नॉर्मल लाइट कन्वर्ट हो जाती है प्लेन पोलराइज्ड लाइट। सो गाइस वो थी आधी पिक्चर। अब बढ़ते हैं पूरी पिक्चर की तरफ। फिर से एक बार बताता हूँ, हमने एक नॉर्मल लाइट ली, ठीक है, हमने उसको एक ऑप्टिकल डिवाइस में डाला जो है हमारा निकोल प्रिज्म। तो जैसे ही हमने उसको डाला, नॉर्मल लाइट को हमने जैसे ही डाला निकोल प्रिज्म में, तो हमारी वो नॉर्मल लाइट कन्वर्ट हो गई प्लेन पोलराइज्ड लाइट में, ठीक है। अब मेरे को चेक करना है कि मेरा जो कंपाउंड है ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं। तो मैंने जैसे ही प्लेन पोलराइज्ड लाइट किसी ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस में पास की तो मेरी जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट थी वो रोटेट करने लगी। क्लॉकवाइज रोटेट करेगी या फिर एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो अगर वो क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है तो उसको बोलेंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी या फिर राइट साइड, ठीक है। राइट साइड रोटेट करेगी तो उसको डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोलेंगे। अगर वही हमारी जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है वो अगर लेफ्ट साइड रोटेट कर रही है तो उसको लेवो रोटेटरी बोलेंगे। और यही सारी चीज़ रिकॉर्ड होगी हमारी एनालाइज़र में, ठीक है। तो ये एनालाइज़र एनालाइज करता है कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट किस डायरेक्शन में रोटेट कर रही है, रोटेट कर भी रही है या नहीं कर रही है। अगर वो रोटेट कर रही है तो हमारा जो कंपाउंड होगा जो इसमें रहता है पोलरीमीटर ट्यूब में, हमारा जो कंपाउंड रहेगा या फिर सब्सटेंस रहेगा वो रहेगा हमारा ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस। अगर वो रोटेट नहीं करेगी तो हमारा जो कंपाउंड रहेगा वो रहेगा हमारा ऑप्टिकली इनएक्टिव सब्सटेंस। तो ये जो आपको पूरे पीछे डिवाइस दिख रहा है, मतलब ये जो पूरा हमारा सेक्शन दिख रहा है, एक पार्ट दिख रहा है, ये सारे पार्ट है हमारा पोलरीमीटर का, ठीक है। जिसमें हमारी जो नॉर्मल लाइट रहती है वो रहती है सोर्स लाइट, ठीक है, जो हमारे रहता है
ज़्यादातर सोडियम लैंप वाली लाइट रहती है। मतलब कि सोडियम लैंप हमारा जो रहता है वो येलो कलर की लाइट देता है, एक ही वेवलेंथ की लाइट रहती है, ठीक है। पहले तो एक ही वेवलेंथ की लाइट रहती है, उसको हमने जैसे ही निकोल प्रिज्म से पास किया तो प्लेन पोलराइज लाइट बन गई। तो ये हो गया हमारा सबसे पहला पार्ट सोर्स का, ठीक है। तो हमारे पास सोर्स है और ये दोनों पार्ट को मिला के हमारा बनता है पोलराइज़र, ठीक है। उसके बाद हम एक ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस लेते हैं जिसको हम डालते हैं पोलरीमीटर ट्यूब में। वो ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस इनमें से कोई सा भी हो सकता है। ये सारे जो हमारे ये लिखे हैं एग्जांपल मैंने, शुगर, ग्लूकोज, लैक्टिक एसिड, टार्टरिक एसिड, ये सारे ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस हैं। इन्होंने प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर दिया। अब देखो जैसे ही ये इससे पोलरीमीटर ट्यूब से पास हुआ तो वो चला गया डायरेक्ट एनालाइज़र के पास। फिर एनालाइज़र डिटेक्ट करता है कि प्लेन पोलराइज लाइट रोटेट हुई है या नहीं। अगर वो रोटेट हुई है तो वो किस डायरेक्शन में रोटेट हुई है वो भी देखता है एनालाइज़र। अगर वो रोटेट हुई है राइट साइड तो वो एनालाइज़र बोल देता है ये है डेक्स्ट्रोरोटेटरी, ठीक है, सब्सटेंस। और अगर लेफ्ट साइड में रोटेट होती है प्लेन पोलराइज लाइट तो एनालाइज़र बोल देता है ये है हमारी लेवोरोटेटरी सब्सटेंस, ठीक है। और ये ऑप्टिकली एक्टिव तो होगा ही अगर वो रोटेट कर रही है तो। और अगर इन केस अगर रेयर केस में अगर प्लेन पोलराइज लाइट रोटेट नहीं करी कोई भी दूसरा कंपाउंड डालने के बाद, तो मतलब ये समझ जाना चाहिए हमें, या फिर कंक्लूजन यही निकलता है कि वो हमारा जो सब्सटेंस है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ये थी प्लेन पोलराइज लाइट, ये रोटेट की। अब ये कितने एंगल से रोटेट की वो कौन देखेगा, वो हम ही को देखना पड़ेगा, ठीक है। तो वो जितने एंगल से रोटेट की उस एंगल को हम बोलते हैं एंगल डिग्री रोटेशन। इसको हम जनरली डिनोट करते हैं अल्फ़ा से, ठीक है। अब वो प्लेन पोलराइज लाइट को ऑप्टिकली एक्टिव जो हमारा सब्सटेंस था वो कितने स्पीडली रोटेट किया। अगर वो बहुत ही स्पीडली रोटेट किया तो उसकी कुछ अलग पावर होगी, और वो धीरे धीरे रोटेट कर रहा है तो कुछ अलग पावर होगी, ठीक है। तो वही रोटेशनल पावर, देखो वही लिखा है, रोटेशनल पावर ऑफ एनी सब्सटेंस इज एक्सप्रेस्ड बाय स्पेसिफिक रोटेशन, ठीक है। वही हम जो कितने स्पीड से रोटेट कर रहा है वो हम निकाल सकते हैं स्पेसिफिक रोटेशन से, जिसको हम डिनोट करते हैं कि ये देखो ब्रैकेट वाले अल्फा से, ठीक है। ये अल्फा हो गया, अल्फा इज इक्वल्स टू अल्फा, ये एंगल ऑफ रोटेशन, एंगल डिग्री रोटेशन अपॉन एल इंटू सी। एल है हमारा लेंथ ऑफ पोलरीमीटर और सी हमारा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन सेंटीमीटर क्यूब। तो मतलब कि कितने एंगल से रोटेट हुई उसको हम डिनोट करेंगे अल्फा से, और कितने पावर से रोटेट हुई उसको भी हम डिनोट करेंगे अल्फा से, पर वो अल्फा रहेगा हमारा स्पेसिफिक रोटेशन, ठीक है। इसको हम बोलेंगे स्पेसिफिक रोटेशन। सो गाइस ये जो टॉपिक है, ये लास्ट वाला जो टॉपिक है, ये उतना नहीं पूछा जाता, पर फिर भी एक बार अगर गलती से आ गया तो हमारा जो स्पेसिफिक रोटेशन जो हमारा अल्फा रहता है वो इन सारी चीज़ों में डिपेंड करता है, ठीक है। नेचर ऑफ कंपाउंड, कि हमारा जो कंपाउंड है हमने पोलरीमीटर में कौन सा कंपाउंड डाला है उसके नेचर पर डिपेंड करता है, उसके टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। ये कंपाउंड को हमने एक्वस सॉल्यूशन में डाला है, ठीक है, ये लिक्विड में किसी के साथ मिला के ही डाला है, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है। नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है कि हमने उसको किसके साथ मिला के डाला है वो कंपाउंड का, उस पर डिपेंड करता है। लेंथ ऑफ ट्यूब पे डिपेंड करता है कि ये एक ट्यूब है, ठीक है, इसके लेंथ पे डिपेंड करता है, और इसके वेवलेंथ पे डिपेंड करता है कि हमने जो नॉर्मल लाइट ली थी उसकी वेवलेंथ क्या थी, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है। तो स्पेसिफिक रोटेशन या फिर रोटेशनल पावर हमारी ये सारी चीज़ों में डिपेंड करता है। अगर ये कहीं पे आपसे पूछ ले तो आप बताने लायक रहो, इसीलिए ये चीज़ डिस्कस कर दिया मैंने, ठीक है। मोटा मोटा ज्ञान आपको यही लेना है कि हमारा जो स्पेसिफिक रोटेशन रहता है वो रोटेशन पावर को दर्शाता है, और जो हमारा अल्फा है वो हमारा रोटेशनल एंगल को दर्शाता है, ठीक है। हालांकि दोनों ही अल्फा अल्फा है, पर ये जो अल्फा रहेगा, अगर अल्फा के बाजू में ब्रैकेट है, ठीक है, दोनों साइड ब्रैकेट है, तो आपको समझ जाना है कि वो जो अल्फा है वो स्पेसिफिक रोटेशन वाला अल्फा है, और अगर सिर्फ अल्फा दिया है तो मतलब आपको समझ जाना है वो एंगल डिग्री रोटेशन वाला अल्फा है, ठीक है। तो हम बात करेंगे कि ऐसे कौन से सब्सटेंस होते हैं जिसको हम कायरल सब्सटेंस बोल सकते हैं, और एकायरल और कायरल मतलब क्या होता है, और कायरल कार्बन क्या होता है, उसके बारे में बात करने वाले हैं। करते वीडियो को पढ़ते हैं पहले डिफाइन की तरफ। तो डिफाइन बोलती है एनी सब्सटेंस और मॉलिक्यूल विच कैन नॉट बी सुपर इम्पोज्ड ऑन इट्स मिरर इमेज इज कॉल्ड कायरल सब्सटेंस और कायरल मॉलिक्यूल। ग्रीक में हमारा ग्रीक वर्ड जो हमारा है कायरल, उसका मतलब होता है हैंड, तो मतलब ग्रीक में इसे हैंड बोलते हैं। आखिर क्यों बोलते हैं हैंड को कायरल वो देखते हैं, ठीक है। ये हमारा हैंड है, इसकी है उसकी मिरर इमेज हो गई, ठीक है। जब हम इसको सुपर इम्पोज करेंगे एक दूसरे के ऊपर तो ये देखो सुपर इम्पोज नहीं हो रहा है, ये अंगूठा रह जा रहा है, तो इसीलिए हैंड को हम कायरल में इंक्लूड करते हैं या फिर कायरल बोलते हैं हैंड को। तो यहाँ पे अगर एग्जांपल लें तो ये हमारा हैंड हो गया, ये जो हो गया कायरल, और जो बॉल होती है वो होती है एक कायरल, ठीक है, क्योंकि उसका मिरर इमेज अपर में सुपर इम्पोज कर सकता है। अब बात करते हैं ऐसे कौन से कार्बन होते हैं जो कि कायरल होते हैं, ठीक है। ये तो हमें पता है कि कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है क्योंकि उसकी 4 वैलेंसी रहती है, ठीक है। अब अगर कार्बन में चारों जो हमारे ग्रुप है या फिर चारों एटम है वो सेम रहते हैं तो उस कार्बन को हम बोलते हैं एकायरल कार्बन, ठीक है। अगर उसमें 3 भी सेम एटम प्रेजेंट हैं वो कार्बन में तब भी वो कार्बन कहलाएगा एकायरल कार्बन। उसमें अगर 2 भी सेम एटम प्रेजेंट है या फिर सेम ग्रुप प्रेजेंट है तब भी वो कहलाएगा एकायरल कार्बन।
और ऐसा कार्बन जिसमें चारों ग्रुप अलग अलग रहते हैं उसको हम बस बोलते हैं कायरल कार्बन। उस कार्बन को बस बात करते हैं कायरल कार्बन के एग्जाम्पल के ऊपर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कायरल कार्बन जिसमें देखो चारों ग्रुप अनइक्वल है या फिर अलग अलग ग्रुप है, ठीक है। कायरल कार्बन के ऊपर स्टार बना रहता है हमेशा, पर जैसे जैसे हम आगे की क्लास में पहुंचते हैं तो स्टार हट जाता है, ठीक है। मतलब कार्बन ऐसा कार्बन ग्रुप जिसके चारों एटम या फिर चारों ग्रुप अलग अलग हों, ठीक है, वैसे कार्बन को हम बोलते हैं कायरल कार्बन या फिर एसिमेट्रिक कार्बन। एलिमेंट ऑफ सिमेट्री के बारे में लास्ट तक जरूर देखना, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके बेसिक्स के लिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आखिर हमें एलिमेंट ऑफ सिमेट्री की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो मेरे पास ये कायरल का कार्बन है या फिर कायरल मॉलिक्यूल है, ठीक है, जिसमें चारों अलग अलग ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। ये कार्बन है जिसमें 4 वैलेंसी रहती हैं और उसमें चारों अलग अलग ग्रुप अटैच्ड हैं, A B C D आपको दिख रहा होगा। तो मैंने इस कार्बन को बोल दिया कायरल कार्बन, या फिर मैंने इस सेंटर को बोल दिया कायरल सेंटर, ठीक है। पर बहुत सारे मॉलिक्यूल में कायरल सेंटर नहीं रहता है, पर वो तब भी कायरलिटी शो करते हैं या फिर कायरल प्रॉपर्टी दिखाते हैं, ठीक है। और कभी कभी ऐसे होता है कि किसी किसी मॉलिक्यूल में कायरलिटी तो रहती है पर वो मिरर इमेज की कैपेबिलिटी शो नहीं कर पाते हैं। तो यही सब दुविधा से बचने के लिए हमें लाना पड़ा एलिमेंट ऑफ सिमेट्री का कॉन्सेप्ट, जो कि हमें ये बताता है कि हमारा मॉलिक्यूल एक्चुअली में कायरल है भी या नहीं, ठीक है। अगर हमें किसी भी मॉलिक्यूल का कायरलिटी चेक करना है तो हमें उसमें 3 पैरामीटर से होके गुजरना पड़ेगा, उस मॉलिक्यूल को 3 पैरामीटर से होके गुजरना पड़ेगा। पहला हमारा पैरामीटर है प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेकंड है सेंटर ऑफ सिमेट्री और थर्ड है अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अगर मॉलिक्यूल हमारा जो है, मान लेते हैं अगर ये हमारा कायरल मॉलिक्यूल है, ठीक है, तो इसमें ये तीनों पैरामीटर नहीं होंगे। अगर किसी भी मॉलिक्यूल में अगर ये तीनों एलिमेंट ऑफ सिमेट्री नहीं है तो मतलब वो वाला मॉलिक्यूल हो गया हमारा कायरल मॉलिक्यूल। और किसी मॉलिक्यूल में अगर एक भी अगर एलिमेंट ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो वो वाला हमारा मॉलिक्यूल हो जाएगा कायरल मॉलिक्यूल। सबसे पहले बात करते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री वाले फैक्टर की, ठीक है। अगर किसी भी मॉलिक्यूल में अगर एक प्लेन ऐसे डाल दूँ जिससे वो मॉलिक्यूल आपस में 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाए और वो दोनों हिस्से आपस में एक दूसरे के मिरर इमेज हों, तब हम कहेंगे कि हमारे मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये मॉलिक्यूल है कोई सा भी, ठीक है। अब इसको मैंने बीच से काट दिया और ये प्लेन जहाँ से मैंने काटा है वहीं पर मैंने एक मिरर रख दिया। अगर मेरा ये वाला पार्ट इस पार्ट के इक्वल हो गया तो मतलब इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, ठीक है। प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है और ये हो गया मेरा कायरल। अब देखो ये वाला मॉलिक्यूल है, ठीक है, इसमें इसको मैंने एक प्लेन से काट दिया, मतलब कि एक काट दिया, ये प्लेन को मैंने काटा और इसके सामने प्लेन की जगह में ही मिरर रख दिया। तो अगर मैंने इसके सामने मिरर रखा है तो इस साइड भी सेम ही मॉलिक्यूल सेम ही पार्ट ऑब्टेन होगा, ठीक है। अगर ये मिरर है तो ये सेम पार्ट ही ऑब्टेन होगा। अगर सेम पार्ट ऑब्टेन हो गया तो हमारा जो ये मॉलिक्यूल होगा वो हो जाएगा कायरल और प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें क्योंकि प्रेजेंट है, ठीक है। ये हो गया कायरल क्योंकि इसका मिरर इमेज तो यही ही बनता, ठीक है। डिफाइन देख लेते हैं एक बार। इफ मॉलिक्यूल इज डिवाइडेड इनटू t इक्वल पार्ट्स बाय एनी प्लेन, ठीक है। इसको ऐसे भी काट सकता हूँ मैं, तभी भी ये इक्वल रहेगा, ऐसे भी काट सकता हूँ तभी भी ये इक्वल रहेगा, ठीक है। इफ मॉलिक्यूल इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स बाय एनी प्लेन एंड 2 इक्वल पार्ट्स आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर देन आ प्लेन ऑफ सिमेट्री इज प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल, ठीक है। अब मैं एग्जांपल ले रहा हूँ टार्टरिक एसिड का, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने अभी तक ये बताया कि कार्बन एटम से अगर कोई भी चारों ग्रुप डिफरेंट हो तो वो हो जाएगा कायरल कार्बन, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ये एक डिफरेंट ग्रुप है, इसको अगर मैं A दे दूँ, इसको मैं B दे दूँ, इसको मैं C दे दूँ और ये वाले नीचे वाले ग्रुप को मैं D दे दूँ, तो ये मेरा कार्बन एटम कायरल है, ठीक है। उसी तरह ये वाला भी कायरल है, पर ये एक्चुअली में कायरल है। आओ देखें कैसे, ठीक है। अगर मैं इस मॉलिक्यूल को बीच से काटूँ तो ये कट तो जाएगा पर इसमें मिरर इमेज आपस में नहीं बनेगी। मतलब कि अगर इस साइड में मिरर इमेज रखूँ तो इस साइड जो मिरर इमेज बनेगी वो इस साइड वाले मॉलिक्यूल से डिफरेंट होगी, ठीक है। क्योंकि अगर मैं इस साइड की मिरर इमेज बनाऊँ तो यहाँ पे मेरा COOH आना चाहिए था, ठीक है। तो अब मैं एक प्लेन तो देख लिया मैंने काट के, नहीं हुआ, ठीक है, मतलब कायरल है। अब अगर मैं मॉलिक्यूल को इस प्लेन से काटूँ और यहाँ पर मैं मिरर रखूँ, ठीक है, तो देख सकते हैं कि ये 2 इक्वल पार्ट्स में कट गया। ये H आ गया, C का C आ गया, COOH का COOH और OH का OH आ गया। मतलब कि इस मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, जिसका मतलब ये होता है कि ये मॉलिक्यूल मेरा हो गया कायरल, ठीक है। पर यहाँ पे
ये कार्बन के अकॉर्डिंग ये कायरल दिख रहा था। तो यही सब प्रॉपर्टीज़ है जो हमें पता रहनी चाहिए कि कौन सा मॉलिक्यूल कायरल होगा और कौन सा मॉलिक्यूल अकायरल होगा। हमें मॉलिक्यूल को पहले एक प्लेन में काटना है, ठीक है, जिससे मॉलिक्यूल 2 इक्वल पार्ट में कट जाए, ठीक है। फिर वो प्लेन की जगह हमें मिरर सपोज कर लेना है कि मैंने मिरर रखा है, तो और एक कोई सभी साइड को आपको कंपेयर करना है दूसरे साइड से। अगर दोनों साइड इक्वल आ रहे हैं तो मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है और हमारा जो मॉलिक्यूल है वो है हमारा अकायरल मॉलिक्यूल। बढ़ते हैं अपने सेकंड फैक्टर जो है हमारा सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो डिफाइन कहती है एन इमेजिनरी पॉइंट ऑफ मॉलिक्यूल ड्रॉ स्ट्रेट लाइन ऑन सेम एटम और ग्रुप प्रेजेंट ऑन बोथ साइड ऑफ मॉलिक्यूल इफ दे मीट ऑन सेम डिस्टेंस देन मॉलिक्यूल हैज सेंटर ऑफ सिमेट्री। मतलब तो समझ में नहीं आया होगा पर मैं समझाता हूँ। अब ये मेरे पास कोई सिंपल सा मॉलिक्यूल है, ठीक है। पहले सिंपल वाला एग्जांपल देख लेते हैं, फिर कॉम्प्लेक्स वाला देखेंगे। अब ये बोल रहा है कि मॉलिक्यूल में एक ऐसा पॉइंट हम इमेजिन करो जिससे हमें ये दिखे कि कोई भी 2 सेम डिस्टेंस पे सेम एटम या फिर सेम ग्रुप अगर प्रेजेंट है, ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया, इमेजिन किया। अब मेरे को दिख रहा है कि ये दोनों सेम डिस्टेंस में हैं और सेम ही एटम है, ठीक है। अगर डिफरेंट एटम होता तो सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं रहती। सेम डिस्टेंस में सेम एटम या फिर सेम ग्रुप प्रेजेंट है, सेम डिस्टेंस में सेम एटम या फिर सेम ग्रुप प्रेजेंट है, तब ऐसे मॉलिक्यूल को मैं बोलूँगा सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है इस मॉलिक्यूल में और ये वाला मॉलिक्यूल हो जाएगा अकायरल, ठीक है। अब बढ़ते हैं इस मॉलिक्यूल में। अब यहाँ पे मैंने एक पॉइंट इमेजिन किया, ठीक है। अब मैं जैसे जितना डिस्टेंस नीचे जा रहा हूँ तो यहाँ मुझे Cl मिला। अब सिमिलरली मैं उतना ही डिस्टेंस ऊपर जा रहा हूँ तो यहाँ भी मुझे Cl मिला, ठीक है। ये तो बात हो गई Cl की। उसी तरह मैं H में नीचे गया तो यहाँ मुझे नीचे H मिला और यहाँ मुझे ऊपर H मिला। अब अगर मैं बात करूँ इधर तो ये पॉइंट से मैं कुछ डिस्टेंस में गया तो मुझे F मिला और इसी पॉइंट से मैं कुछ डिस्टेंस में गया तो नीचे मुझे F मिला, ठीक है। अब इसी डिस्टेंस से मैंने नीचे गया तो मुझे H मिला और इस डिस्टेंस से मैंने ऊपर गया तो H मिला। अब यहाँ पे एक डाउट आपको ये आएगा कि अगर मेरे पास मॉलिक्यूल ऐसा हो तो क्या सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी। तो ये देखो ये मैंने पॉइंट ले लिया। अब मैंने सेम डिस्टेंस गया, सेम एटम मिला, पर मैंने जैसे ही नीचे गया तो मुझे Cl मिला। तो यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं रहेगी, ठीक है। यहाँ पे प्रेजेंट नहीं रहेगी। आपको बस ये देखना है कि मैंने एक पॉइंट लिया है तो पॉइंट से अगर मैं 90 डिग्री आगे चल रहा हूँ तो मुझे जो एटम मिल रहा है तो 90 डिग्री या फिर 90 मीटर पीछे चलने पे भी मुझे वही एटम मिलना चाहिए। अगर वो एटम मिल गया तो मतलब सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। अगर वो एटम नहीं मिला या फिर वो ग्रुप नहीं मिला तो मतलब सेंटर ऑफ सिमेट्री। अगर सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो मॉलिक्यूल हो जाएगा अकायरल और अगर सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है तो मॉलिक्यूल हो जाएगा मेरा कायरल, ठीक है। आपको बस ये याद रखना है और सेंटर ऑफ सिमेट्री कैसे निकालना है वो आपने अभी सीख ही लिया है। बढ़ते हैं ऑल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री की तरफ, ठीक है। तो ये मेनली बोलता है, फोकस करता है कि आपको मॉलिक्यूल को पहले रोटेट करना है, ठीक है, और उसके बाद आपको मॉलिक्यूल में परपेंडिकुलर प्लेन डाल देना है या फिर मॉलिक्यूल को रिफ्लेक्ट करा देना है, ठीक है, एक्सिस के परपेंडिकुलर। फॉर एग्जांपल अगर मैंने एक्सिस इस तरह डाली मॉलिक्यूल में, फॉर एग्जांपल मेरा ये मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब मैंने उसमें एक्सिस ही डाली और उसको रोटेट किया पहले, ठीक है। अब मैंने उसमें प्लेन डाल दिया या फिर मिरर डाल दिया और जब मिरर डालने के बाद जो रिफ्लेक्ट हुआ, ठीक है, अगर ये रिफ्लेक्शन पहले वाले मॉलिक्यूल से सेम है तब मतलब कहा जाएगा कि ऑल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। एग्जांपल समझते हैं, अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये मॉलिक्यूल है ए, इसको लेबल कर देता हूँ ए मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो आप देख सकते हो इसको मैंने 180 डिग्री रोटेट किया तो ये Cl था वो इधर आ गया, ये H था वो इधर आ गया। देखो ये Cl था, ठीक है, Cl जो पोजीशन 1 में था वो पोजीशन 3 में आ गया, ठीक है। ये H जो पोजीशन 2 में था ये पोजीशन 4 में आ गया। तो मतलब रोटेट तो हो गया। अब मैंने इसके जस्ट नीचे, ये हमारा मॉलिक्यूल है, अब मैंने इसके जस्ट नीचे वो रख दिया, मिरर रख दिया, ठीक है। तो हुआ ये जो नीचे वाला Cl था, अब इसके जैसे मैंने वो नीचे मिरर रखूँगा तो ये ऊपर दिखेगा मुझे। नीचे वाला F था, इसके नीचे मिरर रखूँगा तो वो भी ऊपर दिखेगा। ये नीचे H था, इसके अगर नीचे मिरर रखूँगा तो ऊपर दिखेगा। इसके नीचे भी मिरर रखूँगा तो ये भी ऊपर दिखेगा, ठीक है। तो जैसे ही मैंने देखा मिरर रखा तो ये देखो ये पॉइंट और ये पॉइंट मिल रहा है, 1 1 मिला, 2 और 2 ही मिल रहा है, 3 3 मिल रहा है, 4
4 भी मिल रहा है, मतलब कि ये सारे पॉइंट्स मिल रहे हैं। अगर पहला वाला मॉलिक्यूल, पहला वाला मेरा ओरिएंटेशन और लास्ट वाला मेरा इमेज दोनों सेम आ रहा है, तो मतलब ये मॉलिक्यूल में ऑल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है और ये मॉलिक्यूल हो जाएगा एकायरल। कंक्लूजन यही निकलता है कि अगर आपको किसी मॉलिक्यूल की कायरलिटी चेक करनी हो या फिर आपको ये चेक करना हो वो मॉलिक्यूल कायरल है या फिर एकायरल है, तो आपको उसमें ये तीनों पैरामीटर्स चेक करके देखने पड़ेंगे, प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री और ऑल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अगर ये तीनों में से कोई एक भी प्रेजेंट है किसी मॉलिक्यूल में तो वो मॉलिक्यूल हो जाएगा एकायरल। अगर ये तीनों के तीनों एब्सेंट है किसी भी मॉलिक्यूल से तो वो वाला पर्टिकुलर मॉलिक्यूल हो जाएगा कायरल मॉलिक्यूल। ठीक है, सबसे पहले बढ़ते हैं डिफाइन की तरफ। तो डिफाइन क्या बोलती है? Enantiomers are pair of compounds which are mirror image of each other but cannot be superimposed on each other. Enantiomer has same physical and chemical properties and behavior towards plane polarized light and optical reagent are different. If one compound rotate plane polarized light towards the left, then other compound rotate plane polarized light towards the right. तो ये हो गई बेसिक डिफाइन। तो पहले ही डिफाइन का पहला पॉइंट कहता है कि एनांशियोमर एक ऐसे कंपाउंड है, मतलब पेयर ऑफ कंपाउंड है। मान लो अगर मेरे पास ए है तो इसका भी कोई एक और पेयर होगा ए स्टार, ठीक है, जो कि आपस में मिरर इमेज में है, मतलब कि इसका मिरर इमेज ये है और इसका मिरर इमेज ये है। ठीक है, तो जैसे ही अगर ये आपस में मिरर इमेज में है तो ये मिरर इमेज तो है लेकिन ये आपस में सुपर इम्पोज नहीं करते हैं। जैसे मैंने ये अपना हाथ यहाँ पे रख दिया और दूसरा हाथ यहाँ पे रख दिया, दोनों मिरर इमेज तो है। अगर इसके सामने मिरर रख दूंगा तो दोनों मिरर इमेज है, पर अगर मैं इसके ऊपर एक रखूंगा तो सुपर इम्पोज नहीं करेंगे। तो मेरे हाथ हो गए एनांशियोमर्स। ठीक है, सेकंड पॉइंट है सेम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, हाथ का भी सेम रहता है फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी। तो मतलब कि ऐसे कंपाउंड जो कि आपस में मिरर इमेज है, बस एक के ऊपर एक नहीं रख पा रहे हैं अपने आप को। ठीक है, बस इनमें डिफरेंस क्या रहता है, ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट के टुवर्ड्स डिफरेंट बिहेव करते हैं। एक हमारा जो कंपाउंड रहता है वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट में अगर रोटेट कर रहा है तो दूसरा कंपाउंड लेफ्ट में रोटेट करेगा। ठीक है, और ऑप्टिकल रिएजेंट में भी इनका बिहेवियर डिफरेंट रहता है। मतलब कि अगर हम कोई ऑप्टिकल रिएजेंट ले रहे हैं तो ये अगर एक उसमें घुल जा रहा है तो दूसरा नहीं घुलेगा, बस इतना सा बात रहता है। ठीक है, एक अगर राइट साइड कर रहा है रोटेट तो दूसरा लेफ्ट साइड करेगा, एक अगर रिएजेंट को ले रहा है तो दूसरा नहीं लेगा, मतलब जस्ट अपोजिट रिएक्ट करने वाले हैं एनांशियोमर। जैसे यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है। ठीक है, तो ये मेरे पास कंपाउंड है, अगर मैं इस कंपाउंड के सामने मिरर रख दूं तो उसका मिरर इमेज ये बनेगा, पर मैं अगर ये कंपाउंड को उठा के इसके ऊपर रखूं तो ये उसके ऊपर पूरा नहीं रखाएगा, क्योंकि अगर ये पूरा रखा था तो ये वाला बी आर यहाँ आना चाहिए था, ये वाला बी आर यहाँ आना चाहिए था, ये वाला एच यहाँ आना चाहिए था और ये वाला एच यहाँ आना चाहिए था। मतलब कि ये प्रॉपर्टी तो सेम रखेंगे ही, बस इनमें डिफरेंस ये आता है कि ये ऑप्टिकल रिएजेंट के साथ डिफरेंट बिहेव करते हैं, और दूसरा इनमें चेंज ये आता है कि ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को अगर एक हमारा एनांशियोमर मान लो ये ए है और ये बी है, अगर ए हमारा राइट साइड रोटेट करा रहा है प्लेन पोलराइज्ड लाइट को तो दूसरा हमारा लेफ्ट साइड रोटेट कराएगा प्लेन पोलराइज्ड लाइट को। ठीक है, तो बेसिक डिफाइन यही है कि एनांशियोमर जो कंपाउंड है वो आपस में मिरर इमेज है पर एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं करते, तो वैसे कंपाउंड को हम बोलते हैं एनांशियोमर्स। आते हैं डिफाइन की तरफ। तो डिफाइन हमारी बोलती है डाइस्टीरियोमर्स आर द स्टीरियोआइसोमर विच आर नॉट मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। मतलब कि ऐसे स्टीरियोआइसोमर जो कि एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है, उन्हीं को हम बोलते हैं डाइस्टीरियोमर। इसको समझते हैं एक एग्जांपल की मदद से। यहाँ पे मैंने लिया है एग्जांपल सिनेमिक एसिड डाइब्रोमाइड का। ठीक है, तो ये देखो ये दिख रहा है, ये सिनेमिक एसिड डाइब्रोमाइड का फॉर्मूला है, सामने मैंने मिरर लगा दिया और ये मैंने बना दिया उसकी मिरर इमेज। तो ये वाला मेरा स्ट्रक्चर 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये वाला मेरा स्ट्रक्चर 3 हो गया और ये वाला मेरा स्ट्रक्चर 4 हो गया। तो यहाँ पे डाइस्टीरियोमर मेरे कौन कौन से स्ट्रक्चर हैं वो देखते हैं। ठीक है, डाइस्टीरियोमर मेरा स्ट्रक्चर है 1 और 3। अब देख सकते हो स्ट्रक्चर 1 और स्ट्रक्चर 3 मेरा मिरर इमेज नहीं है, 1 3 और 1 4 है मेरा डाइस्टीरियोमर। ठीक है, ये इसका मिरर इमेज ये नहीं है, इसका मिरर इमेज में ये नहीं है। ठीक है, उसके बाद स्ट्रक्चर 2 और स्ट्रक्चर 3 मिरर इमेज नहीं है। ठीक है, आप देख सकते हो स्ट्रक्चर 2 और स्ट्रक्चर 3 मेरा मिरर इमेज नहीं है, स्ट्रक्चर 2 और स्ट्रक्चर 4 भी मेरा मिरर इमेज नहीं है। ठीक है, उसके बाद अगर देखें स्ट्रक्चर 3 और स्ट्रक्चर 1 मिरर इमेज नहीं है, स्ट्रक्चर 3 और स्ट्रक्चर 2 मिरर इमेज नहीं है। तो मतलब अगर देखा जाए तो जो मिरर इमेज है वो डाइस्टीरियोमर नहीं हो सकते, कभी भी नहीं हो सकते, और जो मिरर इमेज नहीं है उनमें एक पॉसिबिलिटी रहती है कि वो डाइस्टीरियोमर हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने बात की तो ये वाला स्ट्रक्चर और ये मिरर इमेज नहीं है तो ये डाइस्टीरियोमर होंगे, ये दोनों भी मिरर इमेज नहीं है तो ये डाइस्टीरियोमर होंगे। पर जो मिरर इमेज हो जाता है और आपस में नॉट सुपर इम्पोजेबल रहता है, मतलब कि मिरर इमेज तो है पर ये एक के ऊपर एक नहीं रख पाएंगे हम,
मिरर इमेज है, इसको हमने अब इसके ऊपर रखा तो ये नहीं रखा रहा है, तो मतलब ये हो जाएगा इनैंशियोमर, ठीक है। और डायस्टीरियोमर क्या है, वो मिरर इमेज ही नहीं है, और इनैंशियोमर क्या है, वो मिरर इमेज है पर सुपर इम्पोजिबल नहीं है, ठीक है। अब बढ़ते हैं एरिथ्रो और थ्रियो स्टीरियो आइसोमर या फिर डायस्टीरियो आइसोमर, ठीक है। तो पहले बात करते हैं एरिथ्रो की। तो व्हेन टू सेम ग्रुप्स आर ऑन सेम साइड देन दे आर कॉल्ड एरिथ्रो आइसोमर। व्हेन टू सेम ग्रुप्स आर ऑन अपोजिट साइड देन दे कॉल्ड थ्रियो आइसोमर। तो मतलब इसका क्या है, देखो ये बी आर और ये बी आर सेम साइड में है, तो ये हो गया मेरा एरिथ्रो स्टीरियो आइसोमर या फिर एरिथ्रो डायस्टीरियोमर, ठीक है। और यही बी आर अगर मेरा अपोजिट साइड में है या फिर ऑल्टरनेट पोजीशन में है तो वो हो गया मेरा थ्रियो आइसोमर, ठीक है। तो बात करें अगर मेसो कंपाउंड की, तो मेसो कंपाउंड हमेशा ऑप्टिकली इनएक्टिव रहते हैं, ठीक है। उसके बाद उनमें हमेशा प्लेन ऑफ सिमेट्री पाई जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने यही लिखा है, मेसो कंपाउंड्स आर जनरली ऑप्टिकली इनएक्टिव और हैव एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। एलिमेंट ऑफ सिमेट्री मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। एलिमेंट ऑफ सिमेट्री का ही एक पार्ट है प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो पहले बात कर लेते हैं, ये पहले कायरल होना चाहिए था। कैसे, ये जो कार्बन है इसमें आप देख सकते हो चारों ग्रुप हैं इसमें जो अटैच हैं वो सारे अलग हैं, तो ये वाला कार्बन हो गया कायरल कार्बन, ठीक है। मतलब ये वाला कार्बन ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए था। सिमिलरली ये वाला कार्बन में भी चारों ग्रुप अलग अलग हैं, तो ये वाला कार्बन भी ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए था क्योंकि ये कायरल कार्बन है। कायरल कार्बन मतलब कि ऐसा कार्बन जिसमें चारों ग्रुप अलग अलग हों, ठीक है। इसका अगर मिरर इमेज ही बनाएंगे तो वो आपस में सुपर इम्पोज नहीं करेगा, मतलब कि अगर ये ऐसे होगा, ठीक है, अगर इसका मिरर इमेज भी मैं बनाता हूँ और ये वाले पार्ट को इसके ऊपर रखता हूँ तो ये सुपर इम्पोज नहीं होगा, ठीक है। मतलब सुपर इम्पोज नहीं हो रहा है, मतलब कि ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए। पर आखिर इसमें ऐसा हुआ क्या जो कि ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। तो यहाँ पे बात आती है एलिमेंट ऑफ सिमेट्री की। इसमें एक प्लेन ऐसा है जो कि ये पूरे मॉलिक्यूल को दो इक्वल पार्ट में काट देता है और दोनों पार्ट आपस में एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं, जिससे ये एलिमेंट दो भाग में इक्वली डिवाइड हो जाता है। और मैंने बताया था अपने एलिमेंट ऑफ सिमेट्री वाले वीडियो में, अगर किसी भी कंपाउंड में अगर कोई भी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट रहती है तो वो कंपाउंड हो जाता है हमारा ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। तो ये पता चल चुका कि अब ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गए हैं। तो इनके ऑप्टिकली इनएक्टिव होने का मेन कारण क्या है, वो मेन कारण है हमारा इंटरनल कंपनसेशन। इंटरनल कंपनसेशन मतलब अगर मान लो ये ऊपर वाला पार्ट ऐसे रोटेट हो रहा है, ठीक है, तो नीचे वाला पार्ट इसके जस्ट अपोजिट रोटेट होगा, मतलब कि ये दोनों स्पिन आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, जिसकी वजह से ये हमारा कंपाउंड हो जाएगा ऑप्टिकली इनएक्टिव। यहाँ पर भी इंटरनल कंपनसेशन लग रहा है, मतलब कि हाई मोलर मास से या फिर मॉलिक्यूलर मास से लोअर मॉलिक्यूलर मास में जाने को ही हम बोलते हैं रोटेशन, ठीक है। अगर मान लो ये आर रोटेशन दे रहा है तो ये एस रोटेशन देगा, जिसकी वजह से ये दोनों आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और वो हो जाएगा ऑप्टिकली इनएक्टिव। अभी आपको आर और एस समझ में नहीं आ रहा होगा क्योंकि वो आगे आने वाला टॉपिक है, ठीक है। तो अभी के लिए आप ये बस समझ लो कि मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट रहती है, जो कि मॉलिक्यूल को दो इक्वल और अपोजिट पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, ठीक है, और आपस में एक दूसरे के मिरर इमेज रहते हैं इनमें से। अगर किसी भी कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री या फिर कोई भी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट रहती है तो वो वाला कंपाउंड हमारा हो जाता है ऑप्टिकली इनएक्टिव। और मेसो कंपाउंड में ऑप्टिकली इनएक्टिव होने का कारण क्या है, वो है इंटरनल कंपनसेशन। इंटरनल कंपनसेशन मतलब कि अगर एक वाला पार्ट अब ऊपर वाला पार्ट अगर रोटेट कर रहा है तो नीचे वाला पार्ट भी उसी तरह रोटेट करेगा बट इन अपोजिट डायरेक्शन। तो बात करें अगर रेसमिक मिक्सचर की, तो आखिर ये है क्या, ठीक है। ये एक मिक्सचर है, मान लेते हैं ये ए भी मेरा रेसमिक मिक्सचर है, जिसमें से ए है मेरा एक ऐसा ऑप्टिकल आइसोमर है जो कि डी रोटेट करा सकता है या फिर राइट साइड रोटेट करता है प्लेन पोलराइज लाइट को, और जो मेरा बी हमारा वो है इसका पार्ट है रेसमिक मिक्सचर का बी वाला पार्ट है वो प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट साइड रोटेट करा देता है। अभी तक इतना समझ लेते हैं, ठीक है। हमने अभी पिछले वीडियोस में ये जाना है कि ऐसा कोई भी कंपाउंड या फिर कोई भी आइसोमर जो कि प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करा दे, राइट रोटेट कराए या फिर लेफ्ट रोटेट कराए, तो वो होता है हमारे ऑप्टिकली एक्टिव। और ऐसा कोई भी मिक्सचर या फिर कंपाउंड या फिर आइसोमर जो कि प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट ना करवा पाए, वो होते हैं हमारे ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने वही बोला है कि ये ए है मेरा जो कि डी रोटेट करा रहा है, ए भी मेरा एक मोल है, बी भी मेरा एक मोल है, ये डी रोटेट करा रहा है, ये एल रोटेट करा रहा है, तो मेरा रिजल्टेंट बन गया कि कोई रोटेशन नहीं हुआ। जैसे कि अगर मैं यहाँ देखूँ तो अगर ए का रोटेशन देखूँ तो ये देखो ये राइट साइड रोटेट किया, इसने लेफ्ट साइड रोटेट किया, तो मेरा रिजल्टेंट बना कि कुछ रोटेट नहीं हुआ। यही चीज़ वहाँ यहाँ पे लिखी है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड डी एल मिक्सचर, मतलब रेसमिक मिक्सचर का दूसरा नाम डी और एल मिक्सचर भी है, ठीक है, उल्टा लिख दिया।
इट इज़ एन इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म डी और एंड एल। ठीक है, ये देखो इक्विमोलर मतलब कि एक मोल ये लिया है मैंने तो एक मोल ये भी लिया है, जिसमें से एक मेरा डी रहेगा तो दूसरा एल रहेगा, और दोनों डी और एल दोनों ही ऑप्टिकली एक्टिव रहते हैं। ठीक है, फिर दे आर ऑप्टिकली इनएक्टिव इन दैम स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ डी एंड एल फॉर्म न्यूट्रलाइज। मतलब कि पहले ये जो हमारा रश्मिक मिक्सचर है ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ये क्यों इनएक्टिव है? क्योंकि इस जो मेरा स्पेसिफिक रोटेशन होता है, मतलब ये रोटेशन होता है, ये डी का रोटेशन हो गया, ये एल का रोटेशन हो गया, ये दोनों आपस में एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, जिसकी वजह से कोई रोटेशन नहीं हुआ, और इसी फिनोमिना को हम बोलते हैं एक्सटर्नल कंपनसेशन। इट बिकम ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू एक्सटर्नल रोटेशन या फिर एक्सटर्नल कंपनसेशन। ठीक है, जिसमें से ये रश्मिक मिक्सचर मेरा फॉर्म करता है 50% डी, मतलब इक्विमोलर क्वांटिटी में डी, और 50% एल। मतलब कि मैंने अगर ये मेरा ए कंपाउंड है जो कि डी रोटेट कराता है और ये मैंने 1 मोल दिया है, तो मेरे को दूसरा जो इसके साथ वाला है वो भी 1 मोल लेना पड़ेगा बी कंपाउंड जो कि एल रोटेट करा रहा है, तभी जाके ये मेरा रश्मिक मिक्सचर की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, फॉर्म बाय 50% डी 50% एल, सो दे बिकम ऑप्टिकली इनएक्टिव। ये 50-50 आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएंगे, जिसकी वजह से मेरा ओरिजिनल रोटेशन होगा प्लेन पोलराइज लाइट का, वो हो जाएगा 0। ठीक है, और ऐसे ही मिक्सचर को हम बोलते हैं रश्मिक मिक्सचर, जो कि एक दूसरे का वो रोटेशन कैंसिल कर देते हैं और आपस में न्यूट्रलाइज होकर 0 कर देते हैं प्लेन पोलराइज लाइट के रोटेशन को। अब बात करते हैं रेसिमाइजेशन आखिर होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले डिफाइन पढ़ते हैं, कन्वर्जन ऑफ एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड इनटू इट्स रेसिमिक मिक्सचर इज कॉल्ड रेसिमाइजेशन। मतलब कि हमारे पास कोई ऑप्टिकल कंपाउंड था, ठीक है, ए सपोज करते हैं, अब इसमें हमने कुछ फेरबदल किए, इसमें हीट प्रोवाइड की, इसमें बेस डाला, एसिड डाला, कुछ भी हमने डाला, तो ये कन्वर्ट हो गया अपने रेसिमिक मिक्सचर में। ठीक है, ए डैश में, जिसमें अभी तक सी ए सिर्फ डी रोटेट करता था, पर ये डी के साथ एल भी रोटेट करने लगा, तो इसी मिक्सचर को हम बोलते हैं रश्मिक मिक्सचर। ठीक है, मतलब कि ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड का रश्मिक मिक्सचर में कन्वर्जन होने को ही हम बोलते हैं रेसिमाइजेशन। कन्वर्जन ऑफ एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड इनटू इट्स रश्मिक मिक्सचर इज कॉल्ड रेसिमाइजेशन। ठीक है, उसके बाद रेसिमाइजेशन कैन बी अकम्पेन्ड बाई, मतलब कि रेसिमाइजेशन हम इन तरीके से कर सकते हैं। पहले बाय हीटिंग द कंपाउंड, इसको अगर हीट करेंगे, हीट ट्रायंगल के मतलब हो जाता है हीट। ठीक है, हीट करेंगे या फिर इसमें वाटर डाल देंगे, बाय हीटिंग द कंपाउंड विथ वाटर, H2O होगा यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद ऑन कॉन्टैक्ट विद बेस डाल के भी हम उसमें रश्मिक मिक्सचर में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर बाई कंसनट्रेटेड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड भी डाल के हम उसको रेसिमाइज करा सकते हैं। ठीक है, मतलब कि ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड का रश्मिक मिक्सचर में कन्वर्ट होना ही रेसिमाइजेशन कहलाता है। और ये चारों जो हमारे टेक्निक है, इससे हम ये प्रोसेस कर सकते हैं। रेसिमाइजेशन हम पहले अगर सबसे पहले हम हीट करेंगे कंपाउंड को, अगर वो रेसिमाइज हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, उसमें हम पानी डालेंगे, फिर हीट करेंगे, फिर भी नहीं हुआ तो उसमें बेस डाल के देख सकते हैं। बेस डालने के बाद बहुत हद तक हो जाता है, बेस डालने के बाद नहीं हुआ तो वो फिर उसमें एसिड डालेंगे। मतलब कि ये कंपाउंड टू कंपाउंड डिफ़र करेगा कि आप उसमें क्या डालोगे, लेकिन ये 4 चीज़ों से ही आप उसको ऑप्टिकली एक्टिव से इनएक्टिव बना सकते हो, उसको ऑप्टिकली एक्टिव से उसके रश्मिक मिक्सचर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब बढ़ते हैं रेजोल्यूशन के ऊपर। ठीक है, तो रेजोल्यूशन में लिखा है सेपरेशन ऑफ रेसिमिक मिक्सचर इनटू इट्स 2 ऑप्टिकली एक्टिव कंपोनेंट्स डी एंड एल इज कॉल्ड रेजोल्यूशन। मतलब कि रेसिमिक मिक्सचर को उसी के ऑप्टिकली एक्टिव वाले कंपोनेंट्स में बांट देना ही रेजोल्यूशन है। ठीक है, मतलब कि ऑप्टिकली इनएक्टिव से ऑप्टिकली एक्टिव करने की प्रक्रिया को ही हम कहते हैं रेजोल्यूशन, और इसका जस्ट अपोजिट होता है रेसिमाइजेशन। उसमें ऑप्टिकली एक्टिव से इनएक्टिव किया जाता है, इसमें ऑप्टिकली इनएक्टिव है, पहले रेसिमिक मिक्सचर है, उसमें से हम उसका कोई एक फॉर्म डी फॉर्म या फिर एल फॉर्म निकाल लेंगे, और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं रेजोल्यूशन। ठीक है, रेजोल्यूशन करने के बहुत सारे तरीके हैं, ज़्यादा फेमस तो ये 4 तरीके ही हैं। तो सबसे पहले है मैकेनिकल सेपरेशन, उसके बाद है बायोकेमिकल प्रोसेस, उसके बाद है सॉल्ट फॉर्मेशन, उसके बाद है क्रोमेटोग्राफिक मेथड। ठीक है, तो ये रेजोल्यूशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए, ये एग्जाम में नहीं आया उतने बार। सबसे ज़्यादा बार आया है रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है और रेसिमाइजेशन क्या होता है, तो वो आपको अच्छे से कर लेना है अगर आप कर रहे हो ये वाला टॉपिक। और ये जो टॉपिक है ये एमएससी फर्स्ट सेम में ज़्यादातर पूछा गया है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना गया है, और यहाँ पे बीएससी फर्स्ट ईयर में नहीं है। तो इसको कुछ ऐसे समझ लेते हैं कि मेरा हाथ मान लो यहाँ पे है, ठीक है, तो ये कोई स्टीरियो आइसोमर हो गया, ये पॉइंट और ये पॉइंट। ठीक है, तो ये पॉइंट से अब मेरा हाथ इस यहाँ पे है, अब दूसरे एंगल में है, अब दूसरे एंगल में है, तो इसी को बोलते हैं कन्फिग्रेशन। ठीक है, अभी ये इस साइड लगा है, अब ये इस साइड लगा है, तो ये हो गया कन्फिग्रेशन का एक एग्जाम्पल, बेसिक एग्जाम्पल यही है। ठीक है, जिसमें बॉन्ड को आपको कुछ डिग्री एंगल पे
अरेंज करना पड़ता है, मतलब वही एटम वही एंगल या फिर वही पोजीशन में नहीं रहता, वो नीचे चल जाता है, ऊपर चल जाता है, कैसे भी, सामने भी, पीछे भी, कहीं भी चल जाएगा। तो ये हो गया हमारा कन्फिग्रेशन का डिफाइन, ठीक है। दूसरा आप इसको ऐसा समझ सकते हो कि ऐसा आइसोमर जिसमें बॉन्ड रोटेट नहीं होता। यहाँ पे देखो बॉन्ड रोटेट हो रहा है, तो ये हो जाएगा कन्फर्मेशन। पर जहाँ पे बॉन्ड का पोजीशन चेंज हो रहा है, अरेंजमेंट ऑफ स्पेस, मतलब स्पेस में अरेंजमेंट उसका बदल रहा है, बार बार आगे जा रहा है, पीछे जा रहा है, तो लेकिन जुड़ा यहीं से है, भले जुड़ा यहाँ यहीं से है, लेकिन वो घूम रहा है, मतलब ये आपस में बॉन्ड रोटेट नहीं करता, उसमें सिर्फ वो एटम का अरेंजमेंट बदलते जाता है स्पेस में, तो उसी को हम बोलते हैं कन्फिग्रेशन, ठीक है। तो बेसिकली कन्फिग्रेशन हमारे दो टाइप के रहते हैं, एक होता है रिलेटिव और दूसरा होता है एब्सोल्यूट, ठीक है। तो रिलेटिव को हम दूसरे नाम से जानते हैं DL सिस्टम, या फिर आप उसको लिख सकते हैं DL नोमेनक्लेचर, और एब्सोल्यूट को हम दूसरे नाम से जानते हैं RS सिस्टम या फिर RS नोमेनक्लेचर। तो बढ़ते हैं पहले हमारे रिलेटिव कन्फिग्रेशन की तरफ, जिसको हम जानते हैं DL सिस्टम की, ठीक है। तो अब बात करते हैं रिलेटिव कन्फिग्रेशन की। तो सबसे पहले बढ़ते हैं इसकी हिस्ट्री में, आखिर ये पैदा कहाँ से हुआ, ठीक है, और इसका नाम रिलेटिव कन्फिग्रेशन ही क्यों पड़ा, ठीक है। तो 19वीं सेंचुरी के शुरुआत में हमारी ऑप्टिकल एक्टिविटी डिस्कवर हुई, पर वो इस रीज़न से डिस्कवर नहीं हुई थी कि हमारा स्पेस में अरेंजमेंट डिफरेंट है ग्रुप का, ठीक है। वो कुछ और ही रीज़न से डिस्कवर हुई। पहले हमें सिर्फ ये पता था कि हमारा जो कार्बन है वो क्या है, ऑप्टिकल एक्टिव है, ठीक है। पर ये नहीं पता था कि हमारी उसमें जो एटम है, जो लगे हुए एटम है, उसका अरेंजमेंट स्पेस में डिफरेंट भी हो सकता है, ये डिस्कवर नहीं हुआ था, ठीक है। तो आखिर हुआ क्या था, ठीक है। तो हुआ ये डिस्कवर था कि हमारा ऐसा कार्बन जिसमें चारों ग्रुप डिफरेंट हैं, वो हमारा हो गया कायरल कार्बन, ठीक है। और वो उसका मिरर इमेज आपस में एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोजेबल नहीं होगा, तो वो हमारा जो कार्बन होगा वो और मॉलिक्यूल होगा वो हमारा होगा कायरल मॉलिक्यूल, और उस मॉलिक्यूल का जो कार्बन होगा जिसमें हमारे सारे ग्रुप डिफरेंट हैं, वो होगा हमारा कायरल कार्बन। बस इतनी ही चीज़ हमें पता थी 19वीं सेंचुरी तक। तो यहाँ पे बहुत सारे स्टीरियोकेमिस्ट थे, उन्होंने सोचा कि आखिर इसमें से ऐसा कौन सा मॉलिक्यूल है जो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा या फिर लेवो रोटेटरी होगा, जो प्लेन पोलराइज लाइट को राइट साइड शिफ्ट कर देगा या फिर लेफ्ट साइड शिफ्ट कर देगा। आखिर हम निकालेंगे कैसे? अब हम ऐसे तो नहीं है कि हर कंपाउंड को प्लेन पोलराइज लाइट से पास करके ही करें, मतलब कि हर कंपाउंड को अगर हमें ऑन द स्पॉट पता करना होगा कि कौन सा डेक्स्ट्रो है, कौन सा लेवो है, उसके फॉर्मूला से हम कैसे पता करें, तो ये चीज़ पता नहीं थी, ठीक है। तो साइंटिस्ट लोग को ये चीज़ पता नहीं थी, तो उन्होंने क्या किया, ये हमारा कोई भी मान लो एक्स कंपाउंड है, उसको उन्होंने एक स्टैंडर्ड कंपाउंड से रिलेट करना चालू किया कि हम लोग इसका, जैसे अगर मेरे को इसका पता है कि ये कंपाउंड डेक्स्ट्रो रोटेटरी है या फिर लेवो रोटेटरी है, तो इससे अगर मैं कंपेयर करूँगा तो मुझे पता चल जाएगा कि अगर सिमिलर प्रॉपर्टीज़ होगी तो ये भी डेक्स्ट्रो होगा या फिर लेवो होगा। फॉर एग्जांपल, अगर मान लो ये स्टैंडर्ड कंपाउंड मेरा डेक्स्ट्रो रोटेटरी है और जो मेरा एक्स कंपाउंड है, कोई सा भी कंपाउंड है, उसको मुझे चेक करना है और वो भी इसी के जैसे प्रॉपर्टी शो कर रहा है, तो मतलब ये कंपाउंड भी मेरा हो गया डेक्स्ट्रो रोटेटरी। तो साइंटिस्ट लोग ने यही कंक्लूजन निकाला कि हमारा जो एक्स कंपाउंड है उसको हम रिलेट करेंगे स्टैंडर्ड कंपाउंड से, तो इसी रिलेशन को हमने कहा है, इसी कन्फिगरेशन को हमने कहा है रिलेटिव कन्फिगरेशन, जिसमें हमारा एक्स जो आइसोमर है उसको रिलेट किया जाता है एक स्टैंडर्ड कंपाउंड से, ठीक है। तो जो हमारा स्टैंडर्ड कंपाउंड था उसका नाम था ग्लिसरल्डिहाइड, ठीक है। रोसेनॉफ हमारे जो साइंटिस्ट थे उन्होंने 1926 में यूज़ किया ग्लिसरल्डिहाइड को एज अ स्टैंडर्ड कंपाउंड या फिर रिलेटिव कन्फिगरेशन कंपाउंड, जिसमें ये वाला जो हमारा कन्फिगरेशन है इसको हम कहते हैं डी ग्लिसरल्डिहाइड और ये वाला कन्फिगरेशन है इसको हम कहते हैं एल ग्लिसरल्डिहाइड। तो आखिर इस ही कंपाउंड को स्टैंडर्ड कंपाउंड क्यों लिया गया? सबसे पहले इसका रीज़न है, ये सबसे सिंपल पॉलीहाइड्रोक्सिल कार्बोनिल कंपाउंड है। उसके बाद ये डिफरेंट आइसोमेरिज्म शो कर सकता है, ठीक है। इसमें एल्डिहाइड और कीटोन के ग्रुप भी पाए जाते हैं, इसीलिए ये हमारा स्टैंडर्ड कंपाउंड में आता है। ये हो गया इसका पहला रीज़न। दूसरा रीज़न ये बोलता है कि इस कंपाउंड में बहुत सारे अलग अलग फंक्शनल ग्रुप हैं जो कि अलग ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो सकते हैं विदाउट ब्रेकिंग ऑफ सी बॉन्ड, मतलब कि बिना इस सी स्टार से ब्रेक हुए ये अलग अलग कंपाउंड में कन्वर्ट हो सकते हैं, इसीलिए इसको स्टैंडर्ड कंपाउंड लिया गया या फिर रिलेटिव कन्फिगरेशन में इसको लिया गया एज अ स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल, ठीक है। अब बाद में हुआ ये कि ये पहले डी और एल नहीं लिखा जाता था, इनको पहले प्लस और इनको पहले माइनस लिखा जाता था, ठीक है। फिर हमारे एक नए साइंटिस्ट आए जिन्होंने डी और एल का आविष्कार किया। तो वो जो हमारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने डी और एल का आविष्कार किया, नोमेनक्लेचर या फिर डीएल सिस्टम बनाया, वो थे हमारे एमाइल फिशर। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, रोसेनॉफ ने स्टैंडर्ड कंपाउंड बनाया ग्लिसरल्डिहाइड को और फिर एमाइल फिशर ने उसी ग्लिसरल्डिहाइड से डी सिस्टम और एल सिस्टम बनाया, ठीक है।
तो यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन नहीं रहना है। रोशनॉफ ने ये बताया कि ग्लिसरॉल्डिहाइड हमारा स्टैंडर्ड कंपाउंड की तरह यूज बस हो सकता है, पर हमारे जो एमाइल फिशर थे उन्होंने बताया कि आखिर कौन सा डी ग्लिसरॉल्डिहाइड है और कौन सा एल ग्लिसरॉल्डिहाइड है। ठीक है, तो हमारे जो एमाइल फिशर साइंटिस्ट थे, भाई साहब थे, उन्होंने एक बेसिक चीज़ बताई कि हमारा जो डी होगा उसमें हमारा जो OH ग्रुप होगा वो राइट साइड प्रेजेंट होगा। कायरल कार्बन के जस्ट राइट साइड अगर OH ग्रुप लगा है तो वो हो जाएगा हमारा डी। ठीक है, और अगर कायरल कार्बन के हमारा लेफ्ट साइड OH ग्रुप प्रेजेंट है तो वो हो जाएगा हमारा एल सिस्टम। तो इसीलिए ये हो गया डी सिस्टम, ये हो गया एल सिस्टम। ठीक है, तो अगर किसी भी हमारे कंपाउंड या फिर किसी भी आइसोमर में अगर हमारा जो होगा OH होगा राइट साइड तो वो होगा हमारा डी सीरीज़ में, और जो हमारा OH होगा लेफ्ट साइड तो वो वाला हमारा कंपाउंड आ जाएगा एल सीरीज़ में। ठीक है, और लास्ट पॉइंट उन्होंने ये कहा, एमाइल फिशर हमारे जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ये कहा कि अगर आप कंपेयर करोगे किसी भी एक्स कंपाउंड को तो आप डी सिस्टम से ही कंपेयर करोगे, क्योंकि डी सिस्टम हमारा जो रहता है वो नेचुरली अकर हो जाता है, नेचुरली जल्दी मिलता है एज़ कम्पेयर टू एल सिस्टम। एल सिस्टम को निकालने के लिए आपको बहुत सारे टेक्निक यूज़ करने पड़ेंगे, पर हमारा जो डी सिस्टम रहेगा वो आपको ईजिली मिल जाएगा हर चीज़ का। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास 2 कंपाउंड हैं, तो यहाँ पे अगर आपको पहचानना हो कि इसमें से डी ग्लूकोज कैसे है तो हम कैसे पहचानेंगे। ठीक है, आप ऊपर से चालू नहीं कर दोगे कि अगर मान लो ये ऊपर है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर OH है तो ये हो गया डी। आपको हमेशा नीचे से बढ़ना है, नीचे CH2 आप OH दिखना ही चाहिए, ये कंपलसरी है। और उसके जस्ट ऊपर वाले कार्बन में अगर OH मेरा कायरल कार्बन है, ठीक है, सबसे पहली बात आपको सबसे नीचे CH2OH वाला ग्रुप रहना चाहिए। उसके जस्ट ऊपर वाला जो कार्बन है वो कायरल रहना चाहिए, मतलब उससे चारों ग्रुप डिफरेंट हो। ठीक है, और उसी कायरल कार्बन के जस्ट राइट साइड में अगर OH ग्रुप प्रेजेंट हो तब वो होगा हमारा डी। ठीक है, तभी वो सिस्टम कहलाएगा हमारा डी सिस्टम। यहाँ पे भी अगर देखें तो ये CH2OH है। ठीक है, ये पहला क्राइटेरिया पूरा हुआ। उसके बाद हमारा जो ऊपर वाला कार्बन है वो कायरल कार्बन है या नहीं, हाँ है। उसके बाद अगर हमारा OH राइट साइड है तो वो हो गया हमारा डी, लेफ्ट साइड होता तो वो हो जाता हमारा एल। तो ऐसे आपको पहचानना कि कौन सा कंपाउंड डी सिस्टम में आएगा, कौन सा कंपाउंड एल सिस्टम में आएगा। लास्ट में आपको एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ कि ये जो स्मॉल डी है जो कि प्लेन पोलराइज लाइट को राइट साइड रोटेट करता था, और ये जो हमारा एल है स्मॉल एल जो कि प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट साइड रोटेट करता था, ये इस डी से अलग है और ये एल इस एल से अलग है। अगर दोनों सेम होता तो ये कैपिटल में होता ही नहीं। ठीक है, ये डी का काम क्या है, पहचानना कि हमारा OH ग्रुप राइट साइड में लगा हो और उसके बगल में जस्ट कायरल कार्बन हो और उसके नीचे CH2OH वाला ग्रुप हो, और जो हमारा ये जो कायरल कार्बन है इससे चारों ग्रुप डिफरेंट हो। ठीक है, एल हमारा इसका जस्ट अपोजिट था, कायरल कार्बन के जस्ट लेफ्ट साइड अगर ग्रुप हमारा OH लगा है तो वो हो गया हमारा एल सिस्टम, जिसके नीचे एक CH2OH वाला ग्रुप रहना चाहिए और कार्बन के चारों वैलेंसी डिफरेंट होना चाहिए। तो हमारा जो डी सिस्टम था उसका सिर्फ काम यही है कि पहचानना OH ग्रुप मेरा राइट साइड रहना चाहिए कायरल कार्बन के, और एल सिस्टम OH पहचानने का ये काम करता है कि हमारा जो OH सिस्टम है वो लेफ्ट साइड रहना चाहिए कायरल कार्बन के। ये एल इस स्मॉल एल के इक्वल नहीं है। ठीक है, मतलब ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है और ये डी भी इस डी के इक्वल नहीं है। ये डी का काम सिर्फ इतना है कि इसको पता करना है कि प्लेन पोलराइज लाइट राइट साइड रोटेट हो रही है, और ये एल का काम सिर्फ इतना है कि ये दर्शाता है कि हमारी जो प्लेन पोलराइज लाइट है वो लेफ्ट साइड रोटेट हो रही है। ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। ठीक है, बस यहाँ पे बड़े वाले डी का, कैपिटल डी का काम ये है कि हमारा जो OH ग्रुप है वो राइट साइड है, वो बस पता चल गया हमें वो डी देख के, और जो हमारा एल था उससे हमें ये पता चल गया हमारा जो OH ग्रुप लगा है वो हमारा लेफ्ट साइड लगा है बस। तो बात करते हैं एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन की, तो आखिर वो है क्या। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने अपने पिछले वीडियो में रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात की थी, तो उसमें हमने एक स्टैंडर्ड कंपाउंड लिया था जिसको हम कहते हैं ग्लिसरॉल्डिहाइड। ठीक है, तो ऐसे किसी कंपाउंड जिसमें ग्लिसरॉल्डिहाइड प्रेजेंट नहीं है पर वो भी ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करते हैं, तो उन्हीं लोग के लिए बना गया ये वाला कॉन्फ़िगरेशन जिसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन में DL सिस्टम लग रहा था। ठीक है, क्योंकि उसमें स्टैंडर्ड था हमारा ग्लिसरॉल्डिहाइड, पर ऐसे बहुत सारे कंपाउंड है जिसमें ग्लिसरॉल्डिहाइड वाला ग्रुप्स नहीं है, तो उसमें D और L का सवाल उठता ही नहीं है। तो यहाँ पे हमारे एक साइंटिस्ट आए, तो वो हमारे साइंटिस्ट थे कान इनगोल्ड प्रेलॉग, जिन्होंने एक रूल बताया CIP रूल। और ये CIP जो रूल है वो सिर्फ उन्हीं कंपाउंड पे लगता है जो ग्लिसरॉल्डिहाइड नहीं होते, जो ग्लिसरॉल्डिहाइड को छोड़ के कंपाउंड होते हैं, बाकी कंपाउंड उसमें लगता है। और ऐसे कंपाउंड जिसमें एक से ज़्यादा एसिमेट्रिक कार्बन होता है या फिर कायरल कार्बन होता है, क्योंकि ग्लिसरॉल्डिहाइड में सिर्फ एक ही हमें कायरल कार्बन देखने को मिल रहा था, पर ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जिसमें एक से ज़्यादा कायरल कार्बन होते हैं और वो ऑप्टिकली एक्टिव भी होते हैं। तो उन सब के लिए ये नया रूल बनाया गया हमारे CIP साइंटिस्ट द्वारा, कान इनगोल्ड प्रेलॉग द्वारा, जिसको हम कहते हैं CIP रूल, जिसमें उन्होंने
एक सिस्टम दिया R और S सिस्टम, ठीक है। अभी तक हमने रिलेटिव कन्फिग्रेशन में क्या पढ़ रहे थे, D और L सिस्टम पढ़ रहे थे, पर ऐसे कंपाउंड जो कि ग्लिसरॉल्डिहाइड को छोड़ के और एक से ज़्यादा अगर एसिमेट्रिक कार्बन हो तो उन सब में लगेगा हमारा R और S सिस्टम, ठीक है। और ये बहुत ही मेजर टॉपिक है, ये एग्ज़ाम में बहुत ही बार आता है इससे क्वेश्चन, तो इसको अच्छे से आपको करना है, ठीक है। जहाँ पे R का हमारा फुल फॉर्म है रेक्टस, जो डिनोट करता है राइट साइड को या फिर राइट मूवमेंट को, और जो हमारा सिनिस्टर है वो डिनोट करता है हमारे लेफ्ट मूवमेंट को, ठीक है। तो इसको हम आगे देखेंगे कि आखिर ये अच्छे से होता क्या है। तो हमारे जो CIP साइंटिस्ट थे, कान इनगोल्ड प्रेलॉग, ठीक है, सॉरी गलत प्रोनाउंसिएशन किया। तो अगर इनके पास कोई कायरल मॉलिक्यूल है A, ठीक है, और उसके अगर एनॉन्शियोमर है, मतलब कि उसका मिरर इमेज बना रहा है और आपस में सुपर इम्पोजिबल नहीं है, तो उसमें जो एक एनॉन्शियोमर होगा वो होगा R सिस्टम का और दूसरा एनॉन्शियोमर होगा वो होगा S सिस्टम का, अगर वो ग्लिसरॉल्डिहाइड वाले कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं कर रहा है, मतलब कि वो अगर रिलेटिव कन्फिग्रेशन में नहीं आ रहा है तो वो हमारा फॉलो करेगा RS सिस्टम, ठीक है। तो आखिर CIP रूल है क्या और RS सिस्टम है क्या। तो हमारे जो CIP साइंटिस्ट थे, ठीक है, उन्होंने ये बोला कि हमारे पास कोई भी मान लो कायरल कार्बन है, उसमें से चारों जो ग्रुप हैं डिफरेंट अटैच्ड हैं, तो उसको हम नंबरिंग दे देंगे 1 2 3 4 ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रायोरिटी। तो इसमें प्रायोरिटी में होता ये है, हम फर्स्ट नंबर उस ग्रुप को या फिर उस एटम को देते हैं जिसका एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा रहता है, और हम 4 प्रायोरिटी उसको देते हैं जिसका एटॉमिक नंबर सबसे कम रहता है। कार्बन की 4 वैलेंसी है, इसीलिए 4 तक ही प्रायोरिटी दे सकते हैं, 4 से ज़्यादा प्रायोरिटी हम नहीं दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं एग्जांपल लूँ तो ये मेरे पास कायरल कार्बन है जिसमें चारों जो ग्रुप हैं या एटम हैं वो डिफरेंट है, ठीक है। तो इसमें अगर मैं प्रायोरिटी देना चाहूँ तो सबसे ज़्यादा मैं प्रायोरिटी दूंगा आयोडीन को, फिर दूंगा ब्रोमीन को, फिर दूंगा क्लोरीन को, फिर दूंगा फ्लोरीन को, ठीक है। तो ये प्रायोरिटी ऑर्डर हमें समझ में आ गया। उसके बाद हमारा CIP का जो सेकंड रूल कहता है वो ये कहता है कि जो हमारा ग्रुप है, जो लोवेस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप है, मतलब कि 4 वाला जो ग्रुप है, कोई सा भी इसमें से ग्रुप हो सकता है 4, पर या इस केस में, इस मॉलिक्यूल के केस में हमारा जो फ्लोरीन है वो 4th ग्रुप है, ठीक है, 4th प्रायोरिटी वाला ग्रुप है, तो वो हमसे हमेशा अवे रहना चाहिए या फिर बिलो द प्लेन रहना चाहिए। हमने ये पढ़ा है अभी तक कि कार्बन का जो मतलब कि कार्बन जो शेप बनाता है वो टेट्राहेड्रल बनाता है, जिनमें से 2 जो उसके बॉन्ड रहते हैं वो प्लेन में रहते हैं, एक प्लेन से आगे रहता है और एक प्लेन से पीछे रहता है, ठीक है। तो CIP का सेकंड रूल ये कहता है कि हमारा जो 4th प्रायोरिटी वाला ग्रुप है वो हमेशा बिलो द प्लेन रहना चाहिए या फिर हमसे हमेशा दूर रहना चाहिए। फॉर एग्जांपल ये देखो, ये प्लेन है, ये प्लेन है, ठीक है। तो एक बॉन्ड इसमें रहेगा, एक बॉन्ड इसमें रहेगा, एक बॉन्ड हमारे पास आएगा और एक बॉन्ड बोर्ड के पीछे जाएगा, जो कि मतलब दूर रहेगा हमसे। तो सबसे जो दूर रहेगा हमारा जो मॉलिक्यूल या फिर एटम जो दूर रहेगा वो होगा हमारा 4th प्रायोरिटी वाला ग्रुप रहेगा दूर, ठीक है। तो सेकंड रूल यही कहता है कि द ग्रुप ऑफ लोएस्ट प्रायोरिटी इज अवे फ्रॉम अस। तो अवे कैसे होगा, जब वो हमसे दूर रहेगा। दूर कब होगा, जब वो बिलो द प्लेन रहेगा, ठीक है। कार्बन के 2 बॉन्ड ऑन द प्लेन रहते हैं, मतलब कि मान लो दो हमारे जो बॉन्ड हैं, 2 एटम हैं वो इसी बोर्ड में लगे हुए हैं, एक एटम आपके पास आ रहा है और एक एटम आपके दूर जा रहा है। तो सबसे जो दूर जा रहा है आपसे वो होगा हमारा हमेशा लोएस्ट प्रायोरिटी अकॉर्डिंग टू CIP रूल। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। CIP का फर्स्ट रूल जो है वो ये कहता है कि हमारे पास हमें प्रायोरिटी देनी है सब चारों एटम को, ठीक है। कैसे प्रायोरिटी देनी है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। ऐसा एटम या फिर ऐसा ग्रुप जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है उसको हम फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे, और सबसे जिसका लोवेस्ट है एटॉमिक नंबर उसको हम लास्ट प्रायोरिटी देंगे, मतलब 4th प्रायोरिटी देंगे। सेकंड रूल ये कहता है CIP रूल का कि आपका जो ग्रुप रहता है 4th ग्रुप या फिर लोएस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप है वो हमेशा आपसे दूर रहना चाहिए, मतलब कि बिलो द प्लेन रहना चाहिए। तो सेकंड रूल अभी आधा अधूरा है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे सेकंड रूल मैंने बोला कि हमारा जो 4th प्रायोरिटी वाला होगा वो हमेशा बिलो द प्लेन रहेगा या फिर हमसे दूर रहेगा। आप ऐसे कंसीडर कर सकते हो, आपके पास 3 मतलब पंखा में 3 डंडे हैं और एक पीछे है, ठीक है। तो पीछे वाला जो डंडा है वो है हमारा 4th प्रायोरिटी वाला ग्रुप, ठीक है, या 4th प्रायोरिटी वाला एटम। तो यहाँ पे अगर तो सेकंड रूल पूरा ये कहता है कि अब 4th उसको हम पीछे कर देंगे, 4th वाले एटम को सबसे पीछे कर देंगे या फिर अपने से दूर कर देंगे। उसके बाद हम एक एरो बनाएंगे 1 से 2 से 3 का। अगर ये एरो क्लॉकवाइज घूम रहा है तो वो जो हमारा सिस्टम होगा वो होगा हमारा R सिस्टम, और वही एरो अगर 1 2 3 अगर वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो वो जो हमारा सिस्टम होगा वो होगा हमारा S सिस्टम। ये था हमारा CIP रूल। तो अब बात करते हैं सीक्वेंस रूल की। CIP रूल के अंदर ही हमारा आता है एक रूल जिसको हम कहते हैं सीक्वेंस रूल या फिर प्रायोरिटी रूल, जो कि हमें मेनली ये बताता है कि हमें प्रायोरिटी कैसे देनी चाहिए।
जिसमें आपको सिर्फ मैंने एक ही पॉइंट बताया है अभी तक कि CIP रूल में ऐसा होता है प्रायोरिटी देने के लिए, जिसका एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा उसको हाईएस्ट प्रायोरिटी या फिर फर्स्ट प्रायोरिटी, जिसका सबसे लोएस्ट उसको लास्ट प्रायोरिटी या फिर फोर्थ प्रायोरिटी, ठीक है। तो सीक्वेंस रूल का हमारा जो फर्स्ट रूल है वो ये कहता है, अगर आपके पास कोई ऐसी कंडीशन आ जाए जिसमें हमारे जो एटॉमिक नंबर है दो ग्रुप के सेम रहें, तब आपको क्या करना चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कार्बन के पास आयोडीन है, ब्रोमीन है, क्लोरीन है और हाइड्रोजन है। तो हमें पता चल रहा है कि हाइड्रोजन का सबसे कम है एटॉमिक नंबर, तो इसको फोर्थ प्रायोरिटी मिलेगी, और आयोडीन का सबसे ज़्यादा है तो इसको फर्स्ट प्रायोरिटी मिलेगी। इस केस तक के लिए मैंने अभी तक जो आपको बताया वो ठीक है। पर यहाँ पे हमें कन्फ्यूजन तब आता है जब हमारा एटॉमिक नंबर सेम रहता है। इन केस ऑफ आइसोटोप्स तब होता ये है कि जैसे देखो, ब्रोमीन का मैंने दे दिया फर्स्ट प्रायोरिटी क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा था, इसको दे दिया। CH3 को दे दिया सेकंड प्रायोरिटी क्योंकि कार्बन का इससे कम है पर इन दोनों से ज़्यादा है। अब थर्ड प्रायोरिटी मैं किसको दूंगा, ये ड्यूटेरियम को दूंगा जो कि हाइड्रोजन का आइसोटोप है, या सिर्फ हाइड्रोजन को दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को ये देखना है कि जैसे देखो एटॉमिक नंबर इसका भी 1 होता है, इसका भी एटॉमिक नंबर 1 होता है, पर इसका एटॉमिक नंबर सिर्फ 1 होता है, इसका एटॉमिक नंबर 2 होता है, मतलब मास नंबर 2 होता है, ठीक है। इसका मास नंबर 1 होता है, इसका मास 2 होता है। अगर हमारा एटॉमिक नंबर सेम है तब हम जाएंगे मास नंबर के ऊपर, ठीक है। मास नंबर जिसका ज़्यादा होगा उसको देंगे हम हाईएस्ट प्रायोरिटी, जिसका मास नंबर कम होगा, एटॉमिक नंबर कम होगा, उसको देंगे हम लोएस्ट प्रायोरिटी। तो इस केस में हमारा जो ड्यूटेरियम था उसको मिल गई थर्ड प्रायोरिटी, इसको फर्स्ट, इसको सेकंड, और हाइड्रोजन को मिल गई फोर्थ प्रायोरिटी। तो ये था सीक्वेंस रूल का फर्स्ट रूल। अब बढ़ते हैं सीक्वेंस रूल के सेकंड रूल की तरफ। तो हमारा सेकंड रूल ये बोलता है, अगर आपके पास कभी ऐसा हो जाए कि हमारा जो फर्स्ट एटम है, मतलब कि कार्बन से मान लेते हैं ये Br है, इस साइड I है, इस साइड C है फर्स्ट एटम, इस साइड भी C है। अगर फर्स्ट एटम दोनों का सेम हो तब आपको क्या करना है, तब आपको बढ़ना है सेकंड एटम की तरफ। इस साइड अगर जाएंगे, मान लो CH3 है इस साइड, ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ पहले। देखो फर्स्ट एटम यहाँ पे CH3 है, ठीक है, तो फर्स्ट एटम मतलब C है, दूसरा एटम उसकी तरफ जाएंगे तो मतलब 3 हाइड्रोजन के एटम जुड़े हैं, और इस साइड CH2 CH3 है, मतलब कि 2 हाइड्रोजन है, एक CH3 है। अगर सीक्वेंस रूल हमें ये कहता है कि अगर हम फर्स्ट एटम हमारा 2 ठो सेम हो तो हम बढ़ेंगे उसके फर्स्ट एटम के सेकंड बॉन्ड के एटम की तरफ, मतलब कि यहाँ पे 2 जगह में H है, यहाँ भी 2 जगह में H है। अब हम कंपेयर करेंगे तीसरे बॉन्ड की तरफ, तो यहाँ पे तीसरे बॉन्ड में CH3 है और यहाँ पे तीसरे बॉन्ड में H है। तो CH3 वाला ज़्यादा बल्कि होता है, उसका एटॉमिक नंबर भी ज़्यादा होता है, तो इसको हम दे देंगे थर्ड प्रायोरिटी, इसको हम दे देंगे फोर्थ प्रायोरिटी, और फर्स्ट प्रायोरिटी तो आयोडीन को ही मिलेगी क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा है, और उसके बाद मिलेगी ब्रोमीन को क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर हल्का सा कम है। तो जो सीक्वेंस रूल का थर्ड रूल है वो हमें ये कहता है, अगर आपके पास कोई ऐसा स्पीशीज़ हो जिसमें डबल बॉन्ड का यूज़ हो या फिर ट्रिपल बॉन्ड का यूज़ हो, तो अगर डबल बॉन्ड से अटैच हमारे पास जो एटम है उसको आपको 2 बार लिख देना है ऐसे बॉन्ड बना के, और अगर ट्रिपल बॉन्ड से आपके पास कोई भी एटम अटैच है तो आपको उसको ऐसे लिख देना है 3 बार बॉन्ड बना के, मतलब कि ट्रिपल बॉन्ड है N है तो मतलब मैं 3 बॉन्ड N के साथ बना दूंगा। अब बढ़ते हैं एक एग्जाम्पल की तरफ जिनमें मैं बताऊँगा आपको कि आपको कैसे करना है। तो सबसे पहले इसमें आप प्रायोरिटी देंगे तो सबसे पहले प्रायोरिटी होगी OH वाले ग्रुप को, क्योंकि इसका फर्स्ट एटम O है, ठीक है, तो O का एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा रहता है। यहाँ फर्स्ट एटम C है, यहाँ C है, यहाँ H है। तो मुझे एक चीज़ पता चल गई, इसका मैं दूंगा फर्स्ट प्रायोरिटी। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर सबसे कम है तो इसीलिए इसको दूंगा मैं सेकंड प्रायोरिटी। तो अब बढ़ते हैं CH2OH की तरफ और COOH की तरफ। तो यहाँ पे ये कुछ ऐसे खुलेगा, यहाँ साइड OH, यहाँ साइड H। अब मैंने बताया कि आपको डबल बॉन्ड को ऐसे खोलना है, तो आप डबल बॉन्ड को ऐसे खोलोगे, एक साइड O, एक साइड O, एक साइड H, और यहाँ पे CH2 CHHOH। तो यहाँ पे आपको थर्ड, देखो इसको मैंने फर्स्ट प्रायोरिटी दी थी, इसको मैंने लास्ट प्रायोरिटी दी थी, ठीक है। अब मुझे चेक करना है कि मुझे सेकंड और थर्ड प्रायोरिटी किसको देनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कार्बन एटम यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है, तो इसमें से मैं पता नहीं कर सकता। हाइड्रोजन एटम यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है। अब यहाँ पे मैं बढ़ता हूँ उसके दूसरे बॉन्ड की तरफ, तो यहाँ पे दूसरा बॉन्ड है इसका ऑक्सीजन के साथ, यहाँ पे है हाइड्रोजन के साथ। तो हाइड्रोजन यहाँ पे उसका एटॉमिक नंबर कम रहता है, इसीलिए ये हमारा हो जाएगा थर्ड प्रायोरिटी। और ये वाले ऑक्सीजन, इसके मतलब बाजू वाला आइटम जस्ट ऑक्सीजन है, वो भी 2 ऑक्सीजन है। यहाँ पे एक में ऑक्सीजन है, ठीक है, वो चलता है, पर यहाँ पे जो दूसरा बॉन्ड है, मतलब कि कार्बन का लास्ट वाला बॉन्ड है, वो हाइड्रोजन है, और इसका जो लास्ट वाला बॉन्ड है वो ऑक्सीजन है। यहाँ मतलब कहने का यही है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे एक ही ऑक्सीजन है। जहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा होगा उसको मिलेगी हाईएस्ट प्रायोरिटी। तो ये को फर्स्ट तो ये हो गया, तो मैं इसको दूंगा सेकंड प्रायोरिटी। इस वाले ग्रुप को मैंने दे दी सेकंड प्रायोरिटी, इस वाले ग्रुप को मैंने दे दी थर्ड प्रायोरिटी, और ये वाला तो फोर्थ है ही।
अब मुझे मान लो निकालना है तो मैं ऐसे करूँगा, फोर्थ ग्रुप को मैं बिलो द प्लेन रखूँगा और मैं निकाल लूँगा, ठीक है, OH। तो ये कुछ ऐसे घूमेगा, देखो 1 से 2 से 3 में आपको जाना है, तो ये घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज, तो ये हो गया मेरा S सिस्टम, ठीक है। दिख रहा होगा कि हमारा जो एक बॉन्ड है और ये 2 बॉन्ड है, 2 मैंने सॉलिड लाइन बनाई है, तो इसका मतलब ये होता है कि हमारी जो लाइन है वो प्लेन में है। फॉर एग्जांपल ये मेरा बोर्ड प्लेन है, तो एक बॉन्ड ऐसे लगा है तो दूसरा बॉन्ड ऐसे लगा है, और ये जो हमारा रिप्रेजेंट करता है ये होता है हमारा वेज, ठीक है, इसको हम बोलते हैं वेज। इसका मतलब होता है हमारा जो बॉन्ड है अबव द प्लेन है, ठीक है। अबव द प्लेन मतलब कि हमारा जो तीसरा बॉन्ड है, हमारा जो मतलब ए वाला जो ग्रुप है वो आपके पास आ रहा है, मतलब कि प्लेन से बाहर आ रहा है, और जो हमारा जो ये डैश डैश बना है इसको हम बोलते हैं डैश, ठीक है। इसका मतलब होता है कि हमारा जो चौथा बॉन्ड है, मतलब बी वाला बॉन्ड है, वो है हमारा बोर्ड के पीछे बिलो द प्लेन, ठीक है। तो ये हमारा जो रिप्रेजेंटेशन होता है, ये हमारा जो प्रोजेक्शन होता है, इसको हम बोलते हैं फ्लाइंग वेज प्रोजेक्शन, ठीक है। जहाँ पे आप देख सकते हो कि एक जो हमारा डी रहता है, मतलब चारों बॉन्ड अलग रहते हैं, बीच में हमारा जो कार्बन रहता है उसको दिखाना ज़रूरी नहीं समझते हैं हायर क्लास में, बस BSc फर्स्ट ईयर में ही दिखाते हैं कि हाँ बीच में कार्बन लगा है, पर हमें आगे जाके ये खुद ही अंडरस्टूड करना पड़ता है या खुद ही समझना पड़ता है कि हमारा बीच में कार्बन है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फ्लाइंग वेज प्रोजेक्शन। अब इसको अगर हमें फिशर प्रोजेक्शन में चेंज करना पड़े, मतलब कि ऐसे रूप में चेंज करना पड़े, तो हम इसको कैसे करेंगे, ठीक है। ये आपको कोई नहीं सिखाएगा BSc फर्स्ट ईयर में, मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही बेसिक इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। तो आप सपोज़ करो कि आप यहाँ से देख रहे हो, ठीक है, 2 हमारे जो ऐसे बॉन्ड यहाँ पे आपने यहाँ से आप देख रहे हो, तो आपके राइट साइड है जो आपका राइट हैंड साइड, यहाँ पे आप खड़े हो, ठीक है, आप यहाँ पे खड़े हो और ये कार्बन के मॉलिक्यूल को देख रहे हो, तो आपके राइट हैंड साइड में आएगा, राइट हैंड में आपके आएगा D और लेफ्ट में आएगा आपके C। तो आप देख सकते हो राइट हैंड साइड में, ये राइट साइड में आपके आया D वाला ग्रुप और लेफ्ट हैंड साइड में आया C वाला ग्रुप, ठीक है। A को मैंने कहा है, इसको बोला है अबव द प्लेन, अबव मतलब ऊपर, ठीक है, तो A हो गया ऊपर और B हो गया बिलो, ठीक है, क्योंकि जो डैश वाला रहता है ये रहता है बिलो द प्लेन, ठीक है। हमारे जो वेज रहेगा वो रहेगा हमेशा अबव द प्लेन और जो डैश रहेगा वो रहेगा हमेशा बिलो द प्लेन। तो ये हो गया नीचे, बिलो मतलब नीचे, अबो मतलब ऊपर, ठीक है, वेज मतलब ऊपर होता है, डैश मतलब नीचे होता है। और जो हम देखते हैं यहाँ से, तो हम यहाँ से देख रहे हैं तो मतलब राइट हैंड साइड में D है और लेफ्ट हैंड साइड में C है। तो ऐसे आप कन्वर्ट कर सकते हो किसको, फ्लाइंग वेज को फिशर प्रोजेक्शन में। ये आपको आएगा आगे, बहुत ही मतलब काम में आने वाला है, इसीलिए आपको ये अच्छे समझना है कि कैसे कन्वर्ट किया जाता है फ्लाइंग वेज को फिशर प्रोजेक्शन में। फिशर प्रोजेक्शन में किसी को R और किसी को S डेजिग्नेशन दे सकते हैं, या फिर किसी को R सिस्टम या फिर S सिस्टम बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये मान लो मेरे पास कोई कंपाउंड है जिसमें 4 अलग अलग ग्रुप हैं, तो मेरे को पता है कि मुझे फर्स्ट प्रायोरिटी उसको देना है जिसका एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, और लास्ट प्रायोरिटी उसको देनी है जिसका एटॉमिक नंबर सबसे कम है, ठीक है। इतना पता हुआ। तो सबसे ज़्यादा इसका रहता है आयोडीन का और सबसे कम रहता है हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन 4 है और ये 1 है, ये तो मुझे पता है, ठीक है। 2 और 3 में अगर देखना पड़े तो इसका ज़्यादा है इससे क्लोरीन से, तो इसीलिए ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। तो यहाँ पे मैंने आपको पिछले ही वीडियो में बताया था, अपने CIP वाले रूल में बताया था कि हमारा जो 4th ग्रुप रहता है वो हमेशा वो बिलो द प्लेन रहना चाहिए, और हमारा जो एरो रहना चाहिए या फिर रोटेशन रहना चाहिए वो 1 से 2 से 3 में जाना चाहिए। तो यहाँ पे अगर मैं 1 से 2 से 3 में जाऊँ, ठीक है, तो ये मेरा होगा कुछ एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। अगर मेरा एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन आता है तो इस सिस्टम या फिर इस मॉलिक्यूल को मैं कह दूंगा S कन्फिग्रेशन, ठीक है। अगर वहीं पे यहाँ पे मान लो मेरा I है, यहाँ पे Br है, यहाँ पे Cl है, तो अब मैं अगर 1 से 2 से 3 में जाऊँ तो ये हो जाएगा क्लॉकवाइज रोटेशन, ठीक है। तो क्लॉकवाइज होगा तो मतलब R सिस्टम या फिर R कन्फिग्रेशन, ठीक है। इतना समझ में आया। और ऐसा हो सकता है कि हमारा जो प्रोजेक्शन है, ठीक है, अभी तो मैंने आपको बताया कि 4th ग्रुप बिलो द प्लेन रहना चाहिए, मतलब यहाँ रहना चाहिए 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, पर 4th ग्रुप हमेशा बिलो द प्लेन रहना चाहिए। पर कई मॉलिक्यूल में ऐसा रहता है 4th ग्रुप यहाँ रहता है या फिर यहाँ रहता है या फिर यहाँ रहता है, लेकिन हमें तब भी 4th ग्रुप को बिलो द प्लेन लाना है और उसको कन्वर्ट करना है और उसका RS सिस्टम हमें पता रहना चाहिए। तो होता ये है जनरली, मान लो मेरा 4th ग्रुप इधर है, ठीक है, तो मुझे क्या करना है, मान लो 2nd ग्रुप इधर है, 1st ग्रुप इधर है, 3rd ग्रुप इधर है, तो क्या करना है, मुझे इन दोनों का प्लेस आपस में इंटरचेंज कर देना है। तो ये ऐसे हो जाएगा। तो जैसे देखो 4 यहाँ था, अब ये ऐसे हो गया, तो 4 इधर आ गया, 2 इधर चला गया, ठीक है। अब ये जैसे इधर गया, तो एक बार मैं अगर इस साइड का इंटरचेंज कर रहा हूँ तो मुझे दूसरे बार भी इंटरचेंज करना ही पड़ेगा ही। क्यों पड़ेगा? क्योंकि देखो 4 के सामने 1 था, अब 4 के सामने 3 आ गया, जो कि गलत हो गया, पूरा मॉलिक्यूल बदल चुका है।
तो इसीलिए मुझे सेकंड बार इंटरचेंज करना पड़ा ताकि 4 के सामने फिर से 1 आ जाए और 2 के सामने फिर से 3 आ जाए। तो देखो यहाँ पे मैंने जैसे ही इसको पहले तो मैंने 4 को इंटरचेंज किया, नीचे लाया बिलो द प्लेन, 4 अब मेरा बिलो द प्लेन आ चुका है, ठीक है। अब मुझे फिर से एक बार इंटरचेंज करना पड़ेगा ताकि मेरा फर्स्ट जो प्रायोरिटी था वो ऊपर चल जाए। तो इस तरह आप देख सकते हो कि आपको 4 वाले ग्रुप को, 4th वाले प्रायोरिटी वाले को सबसे नीचे लाना है, ठीक है। उसके बाद आपको ये देखना है कि पहले सबसे मतलब कि स्टार्टिंग में हमारा मान लेते हैं ये फर्स्ट था, हमारा फर्स्ट इमेज में 4 वाला जिससे कनेक्टेड था, लास्ट वाले इमेज में भी 4th वाला उसी से कनेक्टेड हो, ठीक है। 4 वाला यहाँ पे भी 1 से कनेक्टेड है लास्ट में, और फर्स्ट में भी 1 से कनेक्टेड है। तो आपको ये देखना है कि आपको कितने बार इंटरचेंज करना पड़ेगा कि आपका मॉलिक्यूल में जो कनेक्टेड आइटम थे वो वही रहे, ठीक है। जैसे कि ये देखो, एक बार इसको इंटरचेंज किया, 2 4 आपस में इन लोग ने वो जगह बदल ली, ठीक है। इन लोग ने जैसे ही जगह बदली तो 4 के सामने 3 आ रहा था, जो कि एकदम अलग ही मॉलिक्यूल बन जाता है। इसीलिए एक बार और इंटरचेंज करना पड़ा ताकि फिर से सेम मॉलिक्यूल बन जाए, ठीक है। अब हम इसमें से आराम से निकाल सकते हैं। अब अगर मैं 1 2 3 करूँ, ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा कौन सा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, और मेरा आ जाएगा एस कन्फिग्रेशन, ठीक है। तो अब समझते हैं रिटेंशन को एक रिएक्शन की मदद से। आखिर रिटेंशन होता क्या है। तो यहाँ पे मैंने एक रिएक्टेंट लिया है, उसमें मैंने कुछ डाला है, बेस डाला है मान लो, और मेरे को एक प्रोडक्ट मिल गया है, ठीक है। तो रिटेंशन में होता ये है, ये बेसिकली एक SN1 रिएक्शन है, आपको बता दूँ। तो रिटेंशन में होता ये है, हमारा जो लीविंग ग्रुप रहता है वो छोड़ के चले जाता है अपनी साइड को, ठीक है, क्योंकि लिविंग ग्रुप का काम ही रहता है, जैसे ही हम उसमें बेस डालते हैं तो वो ये Br- बन के निकल जाता है, और यहाँ पे C+ हो जाता है, और ये Br- बन के निकल जाता है, ठीक है। अब जैसे ही हमने इसमें बेस डाला तो ये OH जो रहता है ये C+ के पास चला जाता है, और उसी जगह में अटैच हो जाता है जहाँ से Br टूटा था। तो लीविंग ग्रुप के जगह को ही ऑक्यूपाई करना ही हमारा होता है रिटेंशन, ठीक है। मतलब कि एक बार फिर समझो कि मान लो ये मेरा A B C और ये मेरा X कोई कंपाउंड है जो कि ये लीविंग ग्रुप है, और मैंने जैसे ही इसमें न्यूक्लियोफाइल डाला तो ये उसी पोजीशन को ऑक्यूपाई कर लेगा, ठीक है, और बाकी चीज़ सेम ही रहेगी मेरी। तो ये हो गया मेरा ये कॉन्फ़िगरेशन, या फिर ये हमारा जो हो गया, इसको हम बोलते हैं फिनोमेना को रिटेंशन। सेम कॉन्फ़िगरेशन जब फॉलो करता है न्यूक्लियोफाइल, ऑक्यूपाई करता है सेम पोजीशन लिविंग ग्रुप की, तो उसको हम कहते हैं रिटेंशन, ठीक है। अब रिटेंशन का जस्ट अपोजिट होता है हमारा इन्वर्जन, ठीक है। तो फिर से कंसीडर करते हैं रिएक्शन। ये मेरा मान लो एक SN2 रिएक्शन है, मान लो क्या है ये, ठीक है, ये SN2 रिएक्शन है। तो जैसे देखो ये है मेरा लिविंग ग्रुप, तो पिछले केस में क्या हुआ था, जहाँ से लिविंग ग्रुप हटता है मतलब कि ये Cl- के फॉर्म में निकलेगा और OH- इसकी जगह चला जाएगा, ठीक है, इसकी जगह चला गया तो रिटेंशन। और यहाँ पे होता इसका उल्टा है। ऐसे कैसे होता है, ये देखो यहाँ पे Cl था तो Cl इस साइड था, ठीक है, तो OH जो रहता है इस साइड अटैक करता है, और OH उसके जस्ट अपोजिट साइड लग जाता है। मतलब कि Cl इस साइड था, मतलब राइट साइड था, तो OH उसके लेफ्ट साइड लगेगा। तो इसी कॉन्फ़िगरेशन को हम बोलते हैं इन्वर्जन, ठीक है। रिटेंशन मतलब होता है सेम कॉन्फ़िगरेशन, लिविंग ग्रुप की पोजीशन को ऑक्यूपाई करना और लिविंग ग्रुप की जगह को ऑक्यूपाई करना, और इन्वर्जन मतलब होता है अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन, जहाँ पे लिविंग ग्रुप प्रेजेंट है उसके जस्ट अपोजिट साइड अटैक करना, या फिर उसके जस्ट अपोजिट साइड वाली प्लेस को ऑक्यूपाई करना हमारा होता है इन्वर्जन। और इस इन्वर्जन को वॉल्डन नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, इसीलिए इस इन्वर्जन का नाम पड़ गया वॉल्डन इन्वर्जन। तो अगर आपसे कोई पूछे कि इन्वर्जन और वॉल्डन इन्वर्जन में क्या डिफरेंस है, तो आप बोल सकते हो कि कुछ डिफरेंस नहीं है। वॉल्डन नाम के साइंटिस्ट थे हमारे जिन्होंने इसको डिस्कवर किया SN2 रिएक्शन में, ठीक है। बात करते हैं आखिर ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म मतलब होता क्या है। तो एक ऐसा तरह का आइसोमरिज्म है जो सिर्फ डबल बॉन्डेड सिस्टम में ही प्रेजेंट रहता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, ठीक है, इतना समझ में आया। और इस डबल बॉन्डेड सिस्टम में दो अलग तरह के ग्रुप या फिर एटम प्रेजेंट रहते हैं। यहाँ पे वही लिखा है, दिस आइसोमर इज प्रेजेंट ऑन कंपाउंड डबल बॉन्ड लाइक कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन आर प्रेजेंट, एंड टू डिफरेंट एटम और ग्रुप आर प्रेजेंट आर अटैच्ड विथ डबल बॉन्डेड कार्बन एटम। मतलब कि इसमें मान लो कोई दूसरा ग्रुप लगा है ए बी बी, या फिर कैसे भी लगा हुआ है, ठीक है। ये आखिर ऐसा हुआ क्यों, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म आखिर आया कहाँ से। इट इज ड्यू टू रेस्ट्रिक्टेड फ्री रोटेशन इन डबल बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स। फॉर एग्जाम्पल ये मैं मान लो मेरा एक बॉन्ड है, यहाँ पे C है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है, ठीक है। अभी इसको घुमा सकता हूँ तो आराम से रोटेट होगा, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारा दूसरा आइसोमर। पर हमारे ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म आया क्यों, क्योंकि देखो डबल बॉन्डेड है, मतलब दो उंगली है। अब मैं अगर रोटेट करूंगा तो अच्छे से रोटेट नहीं हो पाएगा, ठीक है। ये देखो ये ऐसे फंस जा रहा है, तो इसीलिए ये अलग तरह का हमारा आइसोमर आया जो कि सिर्फ प्रेजेंट रहता है डबल बॉन्ड में, ठीक है। तो डबल बॉन्ड के लिए ही आया हमारा
ज्योमेट्रिकल आइसोमर। अब इसमें आप देख सकते हो अगर सेम ग्रुप सेम साइड में प्रेजेंट है तो उसको हम बोलेंगे सिस फॉर्म, और अगर सेम ग्रुप अपोजिट साइड प्रेजेंट है, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे ट्रांसफॉर्म। इतना आपको समझना है। बात करते हैं कि आखिर एग्जाम में पूछता क्या है। तो एग्जाम में आपसे ज्योमेट्रिकल आइसोमर क्या होता है और कैसे होता है वो नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा कि इसका एग्जाम्पल बताओ, ठीक है। तो आप इसका एग्जाम्पल में लिख सकते हो मैलिक एसिड और फ्यूमेरिक एसिड, जिसमें से आप देख सकते हो कि अगर सेम ग्रुप सेम साइड में लगा है तो वो हो गया हमारा सिस फॉर्म, सिस वाले फॉर्म को बोलते हैं मैलिक एसिड, और अगर सेम ग्रुप अपोजिट साइड में लगा है तो वो हो गया हमारा ट्रांसफॉर्म, ठीक है, और ट्रांसफॉर्म को हम बोलते हैं यहाँ पे फ्यूमेरिक एसिड, ठीक है। अब बात करते हैं ई जेड कन्फिग्रेशन की। तो ये ई जेड कन्फिग्रेशन आखिर आया क्यों आया, ठीक है। तो अभी तक हमने ये पढ़ा कि हमारे पास कार्बन डबल बॉन्ड सिस्टम है, जिसमें से एक साइड अगर मान लो ये अपोजिट साइड लगा है तो ये हो गया ट्रांसफॉर्म और दूसरा वाला हो गया सिस फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे ही हमें सिर्फ दो अलग अलग ग्रुप दिख रहे थे, तो हमारे लिए आसान था सिस और ट्रांस बताना। पर अगर हमारे पास केस ऐसा आ जाए कि हमारे चारों जो ग्रुप हैं वो डिफरेंट हो, तब हम कैसे बता पाएंगे कि कौन सा सिस है और कौन सा ट्रांस है। इसीलिए सिस और ट्रांस यहाँ पे ज़्यादा नहीं चल पाया। तो इसको बताने के लिए हमारा एक नया कॉन्सेप्ट आया या फिर नया एक मेथड आया जो होता है ई और जेड मेथड, ठीक है। तो इसमें हम बता सकते हैं कि डबल बॉन्डेड सिस्टम में कौन सा मॉलिक्यूल ई कन्फिग्रेशन शो कर रहा है और कौन सा मॉलिक्यूल जेड कन्फिग्रेशन शो कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है ई और जेड की, ना कि सिस और ट्रांस की। देखेंगे कि आखिर ई और जेड मेथड है क्या। तो इसके बेसिकली दो छोटे छोटे रूल हैं। एटम विथ हाईएस्ट एटॉमिक वेट गेट हाईएस्ट प्रायोरिटी, मतलब कि ऐसा एटम जिसका एटॉमिक वेट ज़्यादा होगा वो हाईएस्ट प्रायोरिटी पे होगा, ठीक है। और दूसरा रूल ये कहता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप अटैच टू बोथ कार्बन एटम्स, ठीक है। फिर हम बात करेंगे कि दोनों कार्बन एटम से हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप कौन से हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इस कार्बन एटम में हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप कौन सा है, मतलब किसका एटॉमिक वेट ज़्यादा है। तो इसका ज़्यादा है आयोडीन का, फिर है क्लोरीन का, तो इसको दे दूंगा मैं प्रायोरिटी नंबर 1, इसको दे दूंगा प्रायोरिटी नंबर 2। सिमिलरली यहाँ पे भी मैं दे दूंगा कार्बन का एटॉमिक वेट ज़्यादा रहता है हाइड्रोजन से, तो इसको दे दूंगा 1 और इसको दे दूंगा 1 और इसको दे दूंगा 2 और इसको 2, क्योंकि इन लोग का इस कार्बन में अगर मैं कार्बन नंबर 1 की बात करूँ और कार्बन नंबर 2 की बात करूँ तो कार्बन नंबर 1 में हमारा हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला होगा आयोडीन और कार्बन नंबर 2 में हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला होगा CH3। कार्बन नंबर 1 में हमारा हाईएस्ट लोएस्ट प्रायोरिटी वाला होगा Cl और कार्बन नंबर 2 में हमारा लोएस्ट प्रायोरिटी वाला होगा H। तो अगर दोनों हाईएस्ट प्रायोरिटी वाले ग्रुप सेम साइड में प्रेजेंट है तो वो होगा हमारा Z कन्फिग्रेशन, ठीक है। तो आखिर इसको Z क्यों बोला जाता है। Z मतलब होता है जूसा मैन, जिसका मतलब होता है टुगेदर, ठीक है, किसी और लैंग्वेज में। और अब बात कर लेते हैं इस मॉलिक्यूल की। इसमें भी पहले नंबरिंग दे देते हैं कार्बन 1 कार्बन 2। अब देखते हैं किसका एटॉमिक वेट ज़्यादा है। तो यहाँ पे ब्रोमीन का ज़्यादा है, क्लोरीन का कम है। यहाँ पे इसका भी ज़्यादा है, CH3 का ज़्यादा है, इसका कम है, ठीक है। तो अब देखते हैं, ये देखो ये भी सेम साइड आ गया 1 1 2 2, तो ये भी हो गया हमारा Z कन्फिग्रेशन। अब अगर हम बात करें इस एग्जांपल में तो यहाँ पे भी देख सकते हैं कार्बन 1 कार्बन 2। तो सबसे पहले बात करते हैं कार्बन 1 की। तो यहाँ पे 1 में होगा ये फर्स्ट प्रायोरिटी, क्योंकि क्लोरीन एटम का ज़्यादा रहता है एटॉमिक नंबर कार्बन एटम से, ठीक है। तो ये हो गया सेकंड प्रायोरिटी। आयोडीन का ज़्यादा रहता है ब्रोमीन से, तो ये हो गया फर्स्ट प्रायोरिटी, ये हो गया सेकंड प्रायोरिटी। तो अगर अपोजिट साइड में प्रायोरिटी वाले हैं प्रेजेंट तो ये होगा हमारा ई कन्फिग्रेशन। इसका मतलब होता है अपोजिट, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ई और जेड का मतलब पता हो गया होगा, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रायोरिटी दे देना है। हर एक कार्बन में आपको प्रायोरिटी दे देना 1 और 2 करके, ठीक है। फिर दूसरे कार्बन में भी प्रायोरिटी दे देना। फिर कंपेयर करना है कि हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला सेम ग्रुप सेम साइड लगा है। अगर सेम साइड लगा है तो वो हो गया हमारा जेड कन्फिग्रेशन, और अगर हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप हमारा अपोजिट साइड लगा है तो वो हो गया हमारा ई कन्फिग्रेशन, ठीक है। अभी तक हमने बात की कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की। अब हम बात करेंगे कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन की, ठीक है। तो इसमें एक ही हमारा ग्रुप रहता है, वो होता है हमारा ऑक्साइन ग्रुप, ठीक है। तो ऑक्साइन ग्रुप में हमें बेसिकली ये देखना रहता है कि हमारा H और OH अगर सेम साइड में प्रेजेंट है, अगर ये सेम साइड में प्रेजेंट है तो हमारा जो कन्फिग्रेशन होगा वो होगा सिन कन्फिग्रेशन। और H और OH अगर अपोजिट साइड में प्रेजेंट है तो हमारा जो कन्फिग्रेशन होगा वो होगा हमारा एंटी कन्फिग्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पे आप वही देख सकते हो कि ये OH और H सेम साइड में प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सिन एल्डोक्साइन। एल्डोक्साइन इस मॉलिक्यूल का नाम है, सिन कन्फिग्रेशन होगा, आपको लिख लेना है। और अगर H और OH हमारा अपोजिट साइड में प्रेजेंट है, देख सकते हो आप अपोजिट साइड है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एंटी एल्डोक्साइन या फिर एंटी कन्फर्मेशन।